अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह नसीब फरमाई। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आगाज़ में एक काम की थ्योरी बता देता हूँ मैं आपको। थ्योरी ज़ाहिर है बहुत सारी होती हैं थ्योरी, कुछ सही होती है कुछ गलत होती है। लॉ के बारे में आप फैसला कर लेंगी ना, आप लॉ वाले लोग आप लोग हैं, आप लोग फैसला कीजिएगा कि भाई ये लॉ बनने के काबिल भी है या नहीं है सही। और इसके अंदर क्या क्या लगुनास हैं, क्या क्या इसको जो है वो बेहतरी की मजीद तो देखें रखने होते हैं ताकि लॉ लूप होल फ्री नहीं हो सकता। हाँ। और ना ही बनाना होता है किसी ने, किसी की चाहत भी नहीं होती कि वो उस लॉ को सही करे, लूप होल उसका फेल करे। वो चाहते हैं रहे कल को अपनी कोई मदद करनी हुई तो फिर उसी लॉ से करेंगे, अपनी मदद आपके तहत जो है वो उसमें लगुनास रखे जाते हैं, वो जरूरी है उसके अंदर रखना। अच्छा, अब जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप करती रहिए, ठीक है? अच्छा, नकल कीजिए आप। अच्छा। सही है, ये हाथ अपना जो है उसकी मुट्ठी बनाइए, ठीक है? मारना है किसको? नहीं मारना नहीं है, मारना तो मैं कर लूँगा, आप सिर्फ एक्शन कीजिए, ठीक है जी। अच्छा, अब इस हाथ को जो है वो जैसे जैसे मैं आपको बोलता जा रहा हूँ देखती रहिए मुझे, ताकि जो है वो आपको जो है वो पता लग जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, इसको राइट लेकर जाए, ठीक है, इसको लेफ्ट लेकर जाए, इसको ऊपर लेकर जाए, नीचे लेकर जाए, इसको अपने माथे पे रखिए, इसको अपनी नाक पे रखिए, इसको अपनी राइट आई पे रखिए, इसको अपनी लेफ्ट आई पे रखिए, इसको अपने चिन पे रखिए। गुड, देखा, ये चीज़ होती है। अब जब आपने अपने चिन पे रख लिया, ठीक है, और हटाना है मैं हाँ हटा लें, ठीक है, मुंह संभाल के थोड़ी बात करने का कह रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा, मुंह संभाल के होता क्या है, नॉर्मली जो लोग देख रहे होते हैं और जो लोग सोच रहे होते हैं उनके दिमाग की और आंखों की प्रोसेसिंग में फ़र्क होता है। अच्छा, ठीक है, तो जब लोग देखते हुए दूसरों की नकल कर रहे होते हैं तो मैंने अपना हाथ यहाँ पे रखा था। अच्छा, जब आप रख लेते हैं यहाँ पर। हाँ। क्यों? क्योंकि उनकी जो नज़र है वो आप पर होती है और जैसे जैसे आप कर रहे होते हैं वैसे वैसे करते जा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने आंखों को, लेकिन आपने चिन कहा ना वैसे। हाँ कहा मैंने तो ना, बिल्कुल अंधा एतमाद करके। क्यों नहीं, आपने सही रखा ना। हाँ ठीक है, आपने बिल्कुल सही रखा, लेकिन आपने हाथ इधर रखा, मैंने अपना हाथ रखा था इधर। और अगर मैं ज़रा चीख कहता तो फिर आप चीख पर रख लेती। लेकिन होता क्या है कि लोग जो देख रहे होते हैं सिर्फ और देख कर फॉलो कर रहे होते हैं वो गलती कर जाते हैं। अच्छा, क्योंकि आप सिर्फ देख रहे होते हैं, लेकिन देखने के साथ साथ आप सोच रहे होते हैं कि अच्छा ये कह क्या रहा है, मैं इसको प्रोसेस करूं तो आप सही काम करेंगे। बिल्कुल तो सिर्फ देखकर जो अंधी तकलीद कर रहे होते हैं हम लोग, वो अंधी तकलीद नहीं होनी चाहिए। हाँ। अंधी तकलीद के बजाय सोचना जरूरी है। ये सिर्फ और सिर्फ नज़र का काम नहीं है, नज़र के साथ साथ दिमाग का भी काम है। तो ये जो दिमाग और नज़र वाली थ्योरी है, अब आप बता देंगे वैलिड है या नहीं वैलिड है। तो सही, बिल्कुल है। मतलब जब तक आपकी अकल किसी चीज़ पे लगे, लॉजिक देनी होती है ना इंसान ने, तो इंसान लॉजिक्स देता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के लिए वैसे उनकी लॉजिक ठीक भी होती है, हालांकि बिल्कुल ही तो सही होगी, पैदल किस्म की लॉजिक दे देंगे वो, लेकिन ये है कि लॉजिक से दुनिया चलती है और कई जगहों जिंदगी बनती है, जन्नत भी। लेकिन वैसे कई जगहों पे लॉजिक को आप डिफाई भी करते हैं। मतलब कुछ जगहों पे आप बस चल पड़ते हैं ये सोच के कि बस साथ देना है। हाँ, वो है, बिल्कुल है। लेकिन मोस्टली लॉजिक आपको काम जो है वो आप करते हैं लॉजिक से। हमारे यहाँ पर जो है वो, मैं अभी कुछ दिन पहले एक टॉक सुन रहा था, उसमें जो स्पीकर साहब थे उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने कहा कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तबलीग शुरू की तो कैसे अजीब से लोग थे जो उनकी बात नहीं मान रहे थे। भाई वो समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो इस कायनात को देखो, इस चीज़ को देखो, ये सारी चीज़ देखोगे तो तुम्हें खुदा की तरफ पहुंचने का रास्ता मिलेगा, तुम्हें समझ में आएगा कि क्या सिलसिला है। तो लॉजिकली भी अगर आप देखें तो आपको खुदा ढूंढने में आसानी होती है। तो वो कैसे अजीब इलॉजिकल से लोग थे। लेकिन उसने जो है वो कहा कि आप जरा दूसरा पर्सपेक्टिव सोचिए कि आपके सामने एक शख्स आए जो कहे कि किसी ने बनाया है ये सब कुछ, और वो एक ऐसी थ्योरी पेश करे जिसका आपके सामने कभी जो है वो किसी ने जिक्र ना किया हो, और वो आपसे कहे कि मेरे घर वालों ने भी मुझे नहीं माना है, मैंने अपनी कौम से भी जो है वो बात की, उन्होंने भी मुझे नहीं माना है, वो तो मुझे कह रहे हैं कि हम जान से मार देंगे। और वो मुझे ये कह रहे हैं कि यहाँ से निकल जाओ। हालांकि मैं बड़ा पसंदीदा हूँ और मैं पसंदीदा तो हूँ, लेकिन ये वाली बात जब मैंने की तो सबने जो है वो मुझे जो है वो छोड़ दिया है। अब आप मेरी बात मान लें तो आप भी एक लम्हे को रुकेंगे, सोचेंगे छोड़ दिया तो हम क्यों माने जी। तो यहाँ पर उसमें ये भी होता है कि यहाँ पर वो लोग देख सकते, हाँ, यहाँ पर वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हम तुम पर यकीन रखते हैं, तो हम ये फिर इस वक्त अभी लॉजिक हम नहीं देख रहे कि सारे लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया है, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, ये है फिर। ये वो जज्बे वाले लोग होते हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं कि सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु या खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, ये सारे लोग का भाई
हम आपके साथ हैं। हाँ, अब आप कहें जो बस मैं वो सिर्फ यही कह रही थी कि और वो लोग जिन्होंने इनकार किया था उनके जहन में वो लॉजिक थी कि भाई हमें जो चीज नजर नहीं आती तो हम उस पे ईमान कैसे ले आए, और उनके जहन में ये बात है कि क्योंकि हमारे बाप दादा ये कर रहे थे, बिल्कुल, क्योंकि हम उन्हें ये करता देखता आए हैं, हमने हमेशा उनको यही करते हुए देखा है, बिल्कुल, ये रिवायत सोचा नहीं था, हम देखते थे, जो वो कहते थे, जो वो करते थे, हम कर लेते थे, सोचते नहीं थे। तो देखना और सोचना, ये दोनों चीजें बड़ा जरूरी है वैसे, वाकई। वाह, ये तो थ्योरी सही बन गई, मेरे बड़ी अच्छी बन गई वैसे, वाकई। लॉजिकली भी हमने इसको प्रूव कर लिया, रिलीजियसली भी प्रूव कर लिया, बायोलॉजिकली भी ला के प्रूव कर लिया। क्या जबरदस्त बेहतरीन काम हो गया। अच्छा जी, बताएं जी आज के प्रोग्राम में क्या क्या है? आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है। पहले तो हम थोड़ी सी सियासत पे भी बात करेंगे। सियासत भी बड़ी गर्म हुई हुई है पाकिस्तान की, जैसे ही अफगानिस्तान की सियासत वहां पे गर्मा गर्मी हुई तो इधर भी जरा गर्मा गर्मी हो गई। पीडीएम फिर चल पड़ा है अपना कारवां निकाल के, तो उस पर हम बात करेंगे खास तौर पे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग दो पर्सनैलिटी से आपको मिलवाना है, और वो पर्सनैलिटीज कौन है? वो हैं एंटरप्रेन्योर्स। अब आप सोचेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स तो बहुत सारे हैं, उनमें क्या खास बात है? वो दो बहन भाई हैं। अब ये भी आप सोचेंगे कि अब बहन भाई भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, इसमें क्या खास बात है? वो दोनों नाबीना हैं और कमाल का काम कर रहे हैं, कमाल का काम कर रहे हैं। तो उनसे सुनेंगे, आप मिलेंगे तो आपको मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा बच्चों के हर्निया पर हमने बात करनी है, अल कादिर यूनिवर्सिटी, इमरान खान साहब का एक विजन था, उसके ऊपर बात करनी है, और बेबी शार्क पर बात करनी है। बेबी शार्क पाकिस्तान की जिंदगी का एक बड़ा अहम मसला बन गया है। बताएं जो आप जिस तरीके से बेबी शार्क किया, तो वो उस पे हम बात करेंगे कि उस जुमले का मतलब क्या था और हमने उसको किस कॉन्टेक्स्ट में लिया और किस कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए था। बिल्कुल, तो ये हो गया जी हमारे जो आज के प्रोग्राम का मामला। अब मैं आपको जरा मौसम की सूरत हाल की तरफ लेकर जाता हूँ, आपको बताता हूँ कि जी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौसम कैसा रहेगा। सही है, ठीक है जी, आपको मौसम बताते हैं। और ये जो है मौसम आ गया आपके सामने स्क्रीन पर। अच्छा जी, मौसम सबसे पहले है जी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में है जी कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लाहौर में कम से कम है 25 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा 34 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद है कराची, कराची में कम से कम 29, ज़्यादा से ज़्यादा जी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तीनों जगहों पर आपको बादल नज़र आ रहे हैं, बल्कि कराची में तो कुछ बारिश का भी इम्कान है। कराची वालों खुश हो जाओ और तैयार हो जाओ, वाकई ब्रेस योरसेल्व्स जी। और पिछले कुछ दिनों से कराची का मौसम जो है वो बड़ा अच्छा चल रहा है। हिफाजती बंद बांध लीजिए, क्योंकि मैं कराची से इन टच हूँ जिंदगी में मेरी, तो कराची से मुझे पता लगता रहता है कि कराची की मौसम की सूरत हाल क्या है। बिजली के फीडर उधर अलबत्ता ट्रिप कर गए हैं, ये कल की खबर थी, तो उससे लोगों को जरा मसाइल हैं, लेकिन बारिश एंजॉय करें, बारिश एंजॉय करें। बिजली तो वैसे ही नहीं होगी बारिश में, और क्या है, और क्या। बिजली होती तो आवाम पे गिरना चुकी होती है। वो किसी ने कहा ना, एनर्जी मिनिस्टर ने ये बात की है कि देखिए कोई इजाफी बिजली, वो बड़ा मजेदार मीम था वैसे, कोई इजाफी बिजली नहीं है, अगर इजाफी बिजली होती तो आवाम पे गिरा दी जा चुकी होती है। वफाकी वजीर एनर्जी, एनर्जी के वजीर कौन है? एनर्जी के वजीर आपको नहीं पता? तो अभी ज़हन में नाम नहीं, हमाद अजहर साहब। हमदू ऐसे ना करो, आवाम जब बिजली गिराएगी ना फिर बात पता चलेगी, पता चले हमारे पास ज्यादा बिजली नहीं है वरना गिरा देते। खेल रहे हो आवाम से, खेल रहे हो आवाम से। ये आवाम जब खेलती है ना तो बस फिर हर खेल सामने आ जाता है, हर खेल इसके सामने छोटा लगता है। चले बड़ी मजेदार थी। कोई बात नहीं, वैसे बिजली नहीं है, क्या करें भाई, ठीक है, ये जो है वो है। अच्छा, हम मौसम की बात कर रहे थे, कहाँ पहुंचे थे? पेशावर पर। पेशावर में कम से कम है जी 24, ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद है जी कोयटा, कोयटा में कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया जी मौसम की सूरत हाल। और अब मौसम की सूरत हाल के बाद आपको लेकर चलते हैं हम कहाँ? खबरों की तरफ। सबसे पहली खबर बताते हैं आपको जी। सबसे पहली खबर क्या है जी? हमारे पास पाकिस्तान में एक बड़ा ज़बरदस्त अवार्ड मिल रहा है, एक शख्सियत है, पाकिस्तानी शख्सियत। क्या बात उनको है भाई, उन्होंने जो काम किया है, जितना काम उन्होंने किया है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में चंद ही ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने पाकिस्तान की ऐसी कमाल का काम किया, मतलब कमाल ही काम किया वाकई उन्होंने। और डॉक्टर अमजद साकिब की नाजरीन हम बात करें, डॉक्टर अमजद साकिब साहब पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंसिंग का जिन्होंने जो है वो नक्शा बदल दिया, बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट लोन जिन्होंने लोगों को देना शुरू किए और कमाल कर दिया उन्होंने। तो उनको जी कौन सा अवार्ड मिल रहा है जी? बिल्कुल जी, उनको मिल रहा है एशिया का नोबल इनाम। वाह। और इस दफ़ा की जो लिस्ट आई है उसमें सिर्फ 5 ही लोग हैं जिनको के ये अवार्ड मिलना है, और उसमें मुख्तलिफ ज़ाहिर ममालिक के लोग हैं। फ़िलिपाइन में कायम अवार्ड फाउंडेशन ने इस ज़िम्मे कहा है कि अपने आगाज़ के तकरीबन 2 दिहाइयों के बाद अखुवत पाकिस्तान का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस का जो इदारा है वो बन गया। और इसमें जो खास बात है वो ये है कि लोन्स तो ये देते हैं, लेकिन उन लोन्स की जो वापसी होती है उसका बड़ा अहम सिलसिला होता है। लोग कहते हैं कोई डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। 99% रेशो है वापसी की रिकवरी का। वाह क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, अब ये जो अवार्ड है ये बेसिकली
फिलिपाइनी सदर के नाम पर यह अवार्ड है। और इस अवार्ड के अंदर जो लोग नॉमिनेट किए गए हैं उसमें चूंकि डॉक्टर अमजद साकिब साहब का नाम भी है, इमरान खान साहब ने भी उनको कल जो है वो अपने ट्वीट पर मुबारकबाद दी है, और उसके बाद अमजद साकिब साहब ने भी उनका जवाब दिया है, मुबारकबाद का खैर मकदम किया है इस चीज़ का। तो बड़ी ज़बरदस्त बात यह है, और किस तरीके से इन्होंने जो है वो पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों की यूँ कह लीजिए कि ज़िंदगी को बदल दिया। और हमारे यहाँ पर जो एक इमेज था लोगों का कि अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो वापस नहीं करते लोग, हाँ। तो यहाँ पर लोगों को पैसे भी दिए गए और अरबों रुपए दिए जा चुके हैं, और अरबों रुपए वापस भी आ चुके हैं। 99% से ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ रिकवरी है कि लोगों को मिलता है पैसा, काम करते हैं और फिर वापस भी करते हैं। और अमाउंट जो इस रिपोर्ट के मुताबिक है वो है $900 मिलियन के बराबर रकम जो है वो तकसीम कर दी गई है, और वही आपको बताया कि 99 to 100% जो है उसका रेट ऑफ रिकवरी। माशाल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, ये हमारे सामने जो है ना एक कैमरा लगा हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, इस कैमरे के अंदर होता है एक प्रॉम्प्टर, हाँ। और वो प्रॉम्प्टर जो है वो आज नाज़रीन इसलिए हम जरा नीचे ऊपर ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि जाहिर है ऑफ कोर्स वी कैन नॉट मेमोराइज एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन ऑन द शो, लेकिन खैर हम करते रहेंगे। क्योंकि वो नहीं खुला हुआ है तो मैं दरखास्त करूंगा हमारे जितने भी कोई मतलब 300-350 हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनसे कि इसका जो है वो इंतजाम करें ताकि जो है वो पता लग जाए कि वो खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। अच्छा जी, अगली स्टोरी की तरफ आ जाते हैं। बाकी जो खुलने वाले मामलात हैं प्रॉम्प्टर के वो देख लेगी हमारी टीम, क्योंकि बड़े फास्ट एंड फ्यूरियस लोग हैं हमारे पास। बिल्कुल जी, वसीम अकरम की स्टोरी बताते हैं। कल बात हुई थी, मूंछों से अलावा मामला संगीन हो गया, गंभीर हो गया मामला। वो मामला ये हुआ है, नहीं, वो उस पर कोई नहीं, मूंछों के साथ चनेरा ने एक्सेप्ट कर लिया है। नहीं, वसीम अकरम जो है वो बरहम हो गए हैं किसी चीज पर, और उनकी बरहमी जो है वो किस चीज पर है, वो है भारतीय मीडिया पर। हुआ ये है कि अभी भारतीय मीडिया की अंधा एतबार जो है वो मैं वसीम साहब की बरहमी पे कर लूंगी कि उन्होंने ऐसी कार्रवाई जरूर की होनी है कि जिसपे बरहमी बनती है। पीसीबी का चेयरमैन बनने का सारा सिलसिला चल रहा था, ठीक है जी। अब पीसीबी का चेयरमैन बनने के लिए बहुत सारे लोगों के हवाले से जो है वो नाम आ रहे थे, तो भारतीय मीडिया खासतौर पर जो है वो जी हमारा जो हमारे खबरों के तो पीछे पड़ा हुआ होता है वो, और कोई ना कोई उल्टी सीधी चीज़ जो है वहाँ से निकाल के ले आता है। तो भारतीय मीडिया ने दावा ये किया कि वसीम अकरम जो हैं वो पीसीबी के चेयरमैन बनने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन इमरान खान ने उन्हें तरजीह नहीं दी और इमरान खान ने रमीज़ राजा को सिलेक्ट कर लिया। ये भारतीय मीडिया का मौक़िफ़ था। अब जनाब अली भारतीय मीडिया का जब ये मौक़िफ़ सामने आया, ट्विटर पर जो है वो उन्होंने मौक़िफ़ दिया, उसके बाद वसीम अकरम साहब के सामने जब ये बात आई उन्होंने कहा ऐसी तैसी मैं आपको बताता हूँ क्या सिलसिला होता है। उन्होंने कहा कि जी, उन्होंने जो बेसिकली जो इदारा था वो इदारा था टाइम्स ऑफ इंडिया। अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया की ट्वीट के बारे में उन्होंने कहा कि भाई आप एक जिम्मेदार इदारा है तो इस तरह की हरकतें मत कीजिए। बड़ा तमीज़ से उन्होंने सुना दी उनको। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिर वो ट्वीट जो है वो डिलीट किया। चलो कुछ शर्म आई, कुछ शर्म, लेकिन मतलब वो वसीम अकरम है ना, वो वसीम अकरम है, वसीम अकरम, ठीक है ना। वो कोई हल्का नाम नहीं है कि जिसके बारे में आप कुछ भी कह दें तो वो जो है वो लोग कहेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं। वसीम अकरम जब कोई बात कहेगा तो उसके ऊपर नोटिस लिया जाएगा, और वसीम अकरम ने अगर किसी को कह दिया कि आप इस तरह की हरकतें मत करें तो उसके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। बिल्कुल। तो टाइम्स ऑफ इंडिया वालों को भी जो है वो ज़रा शर्म आई फिर उसके बाद, और उन्होंने ये हरकत जो है वो अपनी डिलीट की। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। तो ये हरकत हुई है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, आपको एक और कौमी हीरो से के बारे में बताते हैं, शाहिद आफरीदी साहब। शाहिद आफरीदी के ऊपर जो है इधर भी भारतीय मीडिया और ये सब सिलसिला जो है ये क्रिटिसिज्म आ रहा है, और शाहिद आफरीदी साहब की पहले बयान सुना दें। हाँ बिल्कुल, पहले हम उनका बयान सुनाते हैं कि कौन सी उनकी स्टेटमेंट पे क्या क्रिटिसिज्म आ रहा है, तो फिर आपको बताते हैं क्रिटिसिज्म है क्या और कहाँ से आ रहा है। सुने। नो डाउट तालिबान आए हैं और बड़े पॉजिटिव फिल्म ऑफ माइंड के साथ आए हैं। ये चीज़ हमें पहले नज़र नहीं है और माशाल्लाह ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि लेडीज़ को काम करने की इजाज़त, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाज़त है, एंड देन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट सीरीज हो जाती है, जैसे श्रीलंका में बोर्ड की सिचुएशन ठीक थी, सीरीज नहीं हुई। मैं समझता हूं कि तालिबान क्रिकेट को बेसिकली तो शाहिद आफरीदी साहब हाईलाइट कर रहे थे जो पॉजिटिव चीजें उनको अफगानिस्तान में इस वक्त नजर आ रही हैं कि खवातीन घर से बाहर निकल के काम कर सकती हैं, बच्चियां पढ़ सकती हैं। क्रिकेट टीम के हवाले से उन्होंने बात की कि क्रिकेट के हवाले से भी तालिबान को क्रिकेट पसंद है और वो क्रिकेट के हवाले से पॉजिटिव है जी। बिल्कुल उन्होंने बात की। अब बस भारतीय सोशल मीडिया पे फिर वही जी आपके पास आ जाता है इंडियन मीडिया, और उल्टे सीधे तब से अजीब व गरीब महाज इनके खिलाफ खुल गया है। तो भाई ये होता है और ये करते हैं भारत वाले। उसके बाद जो है वो फिर शाहिद अफरीदी को भी जो है वो जवाब देना पड़ेगा। तो बहरहाल भारत वालों अपने काम से काम रखो, वो घर तक पहुंचा के आते हैं तो लाला भी घर तक पहुंचा के आएंगे। बिल्कुल, अपने काम से काम रखो, इंसान बनो। नाजरीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
जी वेलकम बैक। अब ज़रा आपको खबरों की तरफ जो है वो मज़ीद लेकर जाते हैं। हमने आपको 2 क्रिकेटर्स की तो खबरें सुना दी, अब तीसरी भी खबर जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो भी क्रिकेटर के हवाले से है, और वो चूंकि खबर जो है वो है हमारी विमेंस क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ। बिस्मा मारूफ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वेरी गुड न्यूज़ जो आपने शेयर की अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, फिर उसके बाद पीसीबी ने आपको मुबारकबाद भी दी। हाँ। और बिस्मा के यहाँ जो है वो विलादत हुई है बेटी की, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो उनके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई, उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने कहा कि जी अल्लाह ताला ने जो है वो मुझे एक बेटी से नवाजा है। और उसके बाद पीसीबी वालों ने ट्वीट किया कि जी बिस्मा मारूफ को जी बहुत बहुत मुबारक हैं। उनके फैंस ने बड़ी उनको मुबारकबाद दी। बेटी की तस्वीर कभी नहीं आई है अभी उनके, उन्होंने वो शेयर नहीं की। अच्छी बात है, नहीं क्या जरूरत है शेयर करने की, बेटी की तस्वीर आएगी दे देंगे। अभी तो खबर शेयर छोटी है, अभी तो बहुत ही नन्ही मुन्नी है, अभी तो पैदा ही हुई है मेरा ख्याल है ना। मुझे लग तो यही रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है, पैदा ही हुई है। हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बिस्मा मारूफ जी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करती रही हैं। 108 मैचों में उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, 2602 उन्होंने रन स्कोर किए और 44 विकेटें भी। और उन्होंने इतने ही वो खेले थे T20 मैचेस, और उसमें उन्होंने 2224 रन बनाए थे, 36 विकेटें ली। गुड प्लेयर। कुछ अर्सा पहले जो है वो उन्होंने कहा था कि जी अब मैं ज़रा क्रिकेट से थोड़ा ब्रेक ले रही हूँ, और फिर ये जो है वो फैमिली जो है वो सारे मामलात भी आ गए, फैमिली वे भी उनकी जो है वो सामने आ गई। तो माशाल्लाह जी मुबारक हो इनको, बहुत मुबारक हो वाकई, ज़बरदस्त। अच्छा आपको अब एक और खबर भी दे दें, और जाते जाते वो खबर वैसे तो एक गाना है, पहले आपको सुनवाते हैं कि गाना कौन सा था, क्या गाया और फिर उसके ऊपर क्या हुआ सोशल मीडिया पे, जरा सुनिए पहले। आप ही कीजिएगा गानों पे तबसरा। काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि इंग्लिश गाना समझ में नहीं आ रहा, तो आई शुड सिंग जो कि कोई उर्दू गाना हो। तो दिस वंस फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। ले चल वहाँ जो मुल्क तेरा है, जाहिल ज़माना दुश्मन मेरा है, ओरे पिया है, ओरे पिया। अच्छा जी, तो ये गाना उनको फरमाइश पे गवाया गया कि भैया आप गाएं, हम आपके फैंस हैं। इंग्लिश गाना गाया था उन्होंने इससे पहले, अब हम जैसे लोगों को नहीं समझ में आया तो अब हम यही कहेंगे वाला गाएं, कोई उर्दू गाना गा दें, क्योंकि फिर इन्होंने ये गाना गाया ओरे पिया। अब ओरे पिया का जो अभी मैंने क्योंकि अभी सुना है पहली दफा फर्स्ट टाइम इनके गाया हुआ, तो इससे पहले मैंने सोशल मीडिया पे सिर्फ तबसरे ही सुने थे जो हो रहे थे, वो देखा सुना नहीं था गाना इनका। अब इसमें आधी तक जहां तक इन्होंने गाया, ओरे पिया से पहली वाली जो लाइंस गाई हैं वो तो मुझे ठीक लगी, उसमें इस तरह गाया ना। हाँ, लेकिन वो भी एक स्टाइल होता है, लेकिन वो मुझे ठीक लगा। उसके बाद जो ओरे पिया वाला है ना, ये था बुनियादी तौर पे तो यही था। उसके बाद जो ओरे पिया है उसमें अंग्रेजी का एक्सेंट ज्यादा नुमायां हो रहा था। सुन तो ले वैसे, दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। अब जो उनके तबसरे शुरू हुए सोशल मीडिया पे इस गाने के बाद, लोगों ने कहा अंग्रेजी की टांगे तोड़ दी हैं आपने, उर्दू की टांगे तोड़ दी हैं आपने, मत गाया करें और वगैरह वगैरह। ये सब इनके फैंस के जो हैं तबसरे फैंस के नज़र में आ रहे हैं कि देखें आप सब कुछ करें, गाना मत गाएं। फिर किसी ने और लिखा हुआ था कि मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त क्या करूं ये गाना सुन के, और उसके बाद मेरी क्या कैफियत है ये भी मुझे समझ में नहीं आ रही, तो मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। तो इस किस्म के कुछ फनी मतलब तबसरे भी थे, लेकिन यह है कि बेसिकली कहा यह जा रहा था कि भाई ये अंग्रेजी एक्सेंट क्यों इतना ज्यादा नुमाया है वगैरह गाने में था भाई, पिया जो है वो बाहर से आया, असल में फॉरेन रिटर्न पिया है, वो गया हुआ था बाहर, यूके से आया है, कोई यूएसए से आया है पिया, तो इस वजह से थोड़ा सा एक्सेंट का होता है। इतना भी वैसे बुरा नहीं था जितना लोगों ने वैसे कर दिया है, मतलब ठीक है, बस वो होता है। अब यही चीज किसी इंडियन ने गाई होती तो हम उसकी तारीफें कर रहे होते। अब अलीजा शाह ने गाली बेचारी ने, तो बस वो कार्रवाई डल गई सारी। ये कौम जो है ना उसको नहीं पसंद आया, उसने कहा नहीं पसंद, हाँ नहीं पसंद आया। और वैसे लोगों पब्लिक की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और फीडबैक जरूरी भी है। पब्लिक की फीडबैक इज व्हाट मेक्स एन आर्टिस्ट और अ स्टार समबडी। और चूंकि आप सोशल मीडिया पर गा रहे हैं तो आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि भाई पब्लिक को पसंद आएगा तो वो कहेगी अच्छा है, नहीं पसंद आएगा तो और क्या, नहीं है, सिंपल। ऐसे सिलसिले चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा जी, अगली स्टोरी की तरफ आते हैं। कोविड-19 की स्टोरी है, बड़ी अहम स्टोरी है। सिंध वालों होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ। जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, उनकी वैक्सीनेशन होगी। जो कॉलेज का टाइम आ गया बच्चों, होगी। 9वीं से 12वीं जमात तक के स्टूडेंट जो हैं, उनकी वैक्सीनेशन के हवाले से जो अजरा पिचोहो साहिबा का जो डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जी 9वीं से 12वीं के जो तलबा और तालिबात हैं, उनकी वैक्सीनेशन की जाएगी। और ये जो वैक्सीनेशन होगी ये 6 सितंबर से शुरू होगी। तो वैक्सीनेशन के लिए तैयार हो जाए, वैक्सीनेशन करवाएं, अपनी भी हिफाजत करें, दूसरों की भी हिफाजत करें और कोशिश कीजिए कि उसके बगैर जो है वो आप घर से बाहर ही ना निकले भाई। अब तो खैर सारी सिलसिले जो है पंजाब में भी वो शुरू हो गया है सिलसिला आज से कि पेट्रोल नहीं मिलेगा अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी हुई है तो। बिल्कुल। तो जिस तरीके से वैक्सीनेशन ना करवाने पर, कल खबर टिकर मैंने पढ़ा, हम न्यूज़ पे चल रहा था कि अगर आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है तो ट्रैवल नहीं कर सकते भैया आप, ट्रैवल तो, और उस तरफ तो जा ही नहीं सकते आप। वो ट्रैवल का तो सारा मामला पहले से ही शुरू हो गया था ना। जितनी भी बाय एयर ट्रैवल थी वो इस तरीके से ही हो रही थी कि आप पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाएंगे तब आप ट्रैवल बाय एयर ट्रैवल, रेलवे के थ्रू अगर आप जा रहे हैं तो आप इम्प्लीमेंट कर लें। एक तो पब्लिक ये बात मान ले और दूसरा ये कि वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होगी, लोग जाएंगे वैक्सीन लगवाएंगे। ये हो गई जी हमारी खबरें। अब ज़रा एक और अहम मुद्दा जिसके बारे में सारी दुनिया आजकल जो है वो गुफ्तगू कर रही है, अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान के हवाले से हम ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको बताते हैं कुछ डेटा है, कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, उससे आपको पता चलेगा कि अफ़गानिस्तान में ओवर अ पीरियड ऑफ दिस 20 ईयर्स 2001 से 2021 तक क्या क्या हुआ है इन टर्म्स ऑफ लोगों की अमवात, इन टर्म्स ऑफ खर्चा, कितने लोग इस जंग में जाँ बहक हुए, हलाक हुए, शहीद हुए। क्योंकि जंग जो है ना उसमें नुकसान इंसान का होता है। बिल्कुल जानों का नुकसान होता है। और फिर आपको बताएंगे कि अब जो अमरीकी फौजी वहां से चले गए हैं तो पीछे क्या छोड़ गए, क्या कुछ छोड़ गए वो भी आपको बताएंगे। क्या क्या छोड़ गए हैं, बिल्कुल ये रखें आप, बताइएगा क्या क्या छोड़ गए। मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि मामला क्या है। क्या अमवात की तादाद थी लोगों की, ये देखें जी। इसको जरा फुल स्क्रीन में दिखा दीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि ये यही तरीके से समझ में आ रहा होगा। हमारे कैमरा पर्सन अगर इसको देख लें कि ये हमारा जो फ्रेम है वो सही हो जाए इस तरीके से। और ये देखें जी, अफ़गान जंग में 2001 से 2020 के दौरान 5055 ख़वातीन जाँ बहक हुई। ये है जी 20 साल में 5055 ख़वातीन जाँ बहक हुई। डेटा अबाउट द वुमेन जी। बच्चों की बात करते हैं उसके बाद, बच्चे कितने जाँ बहक हुए ये देख लीजिए आप। 20 साल में यानी कि 2001 से 2020-21 तक जब ये जंग ख़त्म हुई 16,696 बच्चे जाँ बहक हुए। औरतें हो गई, बच्चे हो गए। 16,696 बच्चों का मतलब ये है कि कोई तकरीबन हर साल कोई तकरीबन 700-800 बच्चे, यानी तकरीबन हर रोज़ 2 से 3 बच्चे जो है वो इस जंग की नज़र हो रहे थे। अगर आप इसको कैलकुलेट करें इस तरीके से, कोई तकरीबन 16,696 के करीब जो है वो इतना ही आएगा तकरीबन। अब आ जाते हैं, आपको हम बताते हैं कि ओवरऑल जो लोग जाँ बहक हुए वो कितने थे और क्या उनकी जो है वो ब्रेकअप थी, ये आपको बताते हैं हम। लाइए जी स्क्रीन पर इसको। इस जंग में अब तक हलाक होने वालों की तादाद थी 2,42,062 लोग। जो शहरी थे उसमें वो 71,000 के करीब थे। फिर गैर मुल्की जो सिक्योरिटी फोर्सेस, जो मिलिट्री फोर्सेस थी गैर मुल्की, वो 3,500। अफ़गान मिलिट्री और पुलिस फोर्सेस जो थी वो 78,000। जो जंगजू थे वहाँ पर वो 84,000। 136 सहाफ़ी अमरीकी जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो थे 3,900 के करीब। 6 अमरीकी डिफेंस पर्सनल और इंसानी इमदादी जो कारकुन होते हैं वो भी हलाक हुए और वो हुए 549। तो ये टोटल जो नंबर आपके सामने आया है वो है 2,42,062 लोग ये जाँ बहक हुए इस जंग में। और 2,42,000 का मतलब अगर वही 20 साल पर आप इसको लेकर जाएं तो हर साल कोई तकरीबन 12,000 से ज़्यादा लोग, 13,000 के करीब लोग जाँ बहक हो रहे हैं इस जंग में। और मज़े की बात यह है कि कोविड जब आया था तो पूरी दुनिया हिल गई। बिल्कुल। और कोविड के खात्मे के लिए सब एक हो गए और उन्होंने कहा ये तो हमारी नस्ल को ख़त्म कर रहा है और हम तो लोग मर रहे हैं और ये लोगों को खा रहा है और इसका कोई हल निकालना है। और पूरी दुनिया एक हो गई, सबको फिक्र लाहक हो गई। लेकिन इधर जो 2,62,000 लोग थे उनके बारे में किसी को कभी कोई ख्याल नहीं आया। अभी फिक्र हुई ना उनकी, जब वो जंग खत्म हो गई तो अब फिक्र है। अब ह्यूमन राइट्स की वहाँ पर वायोलेशन नहीं होनी चाहिए, अब लोगों को वहाँ पर काम करने की इजाजत होनी चाहिए, अब लोगों को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिलनी चाहिए। ओ दुनिया वालों, खुदा का खौफ कर लो। मतलब किस दुनिया में आप रह रहे हैं। और ये जो 400-500 लोग हैं जो कहते हैं भाई बहुत जुल्म हो रहा है, तालिबान रजीम को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कौन नहीं सपोर्ट करेगा तालिबान रजीम को, जिसको पता होगा कि गोरों ने आके उधर कैसे लोगों
को बमबारियां कर करके मारा है। और अब जो वो छोड़ गए हैं पीछे, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं। वो भी आपको बताते हैं कि पीछे अब रह क्या गया है, जो उनका इक्विपमेंट था, जो माले गनीमत जिसको हम कहेंगे इस जंग का माले गनीमत, वो आपको बताते हैं कि क्या कुछ रह गया है। 22,174 जो है वो हमवी गाड़ियां हैं, जिसमें कि वो बहुत सारी चीजें, ये भी दिखा दे, फुल स्क्रीन पे दिखा दें, अदरवाइज ये लोगों को समझ में नहीं आएगा। 22,174 सबसे लेफ्ट साइड पे मैं कॉलम बता रही हूँ आपको, ये हमवी गाड़ियां हैं और ये जो है ये रह गई हैं उधर। फिर 634 जो है वो M117 गाड़ियां हैं, टैंक्स हैं। फिर 155 जो है वो माइन प्रूफ व्हीकल्स हैं, बिल्कुल माइन प्रूफ व्हीकल्स हैं। फिर उसके बाद 42,000 जो है वो पिकअप ट्रक्स, जिसको SUVs कहते हैं, या जिसको डाटसन वगैरह भी उस वहाँ की आम जबान में कहा जाता है। फिर 64,000 जो है मशीन गन्स हैं, 64,000 से जायद मशीन गन्स रह गई हैं। 8,000 ट्रक्स वहाँ पर अमरीकी छोड़ गए हैं। 1,62,000 से लगभग जो है वो रेडियोज हैं वहाँ पर, जिनको के वायरलेस सेट्स कहते हैं। फिर 16,000 जो है नाइट विजन गॉगल्स छोड़ गए हैं। 3,58,000 से जायद असॉल्ट राइफल्स रह गई हैं वहाँ पर। 1,26,295 पिस्टल्स रह गई हैं और 176 जो है वो आर्टिलरी पीसेस रह गए हैं। और इसके अलावा जो आपको बताएं हेलीकॉप्टर्स और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट्स, और ये तो अलग फिर इसकी गेम है जो कि वहाँ पर जिस हाल में वो एयरपोर्ट को छोड़ के गए हैं वो भी सबने देख लिया। कि सब कुछ बर्बाद करके वहाँ पर वो लोग गए। तो बहरहाल ये कुछ नंबर्स थे जो हमने आपको बताए कि अफगान जंग में जो है वो कितने लोगों की हलाकतें हुई। और नंबर क्या था अगेन? 2,42,000 और कहते वो ये हैं कि हम नेशन बिल्डिंग करने आए थे। तो ये नेशन बिल्डिंग जो है वो आप नजर आ गई खुद कर लें कि कितना नेशन बिल्डिंग वहाँ पे हो रही थी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात खास मस्त पर्सनालिटीज से करवाएंगे। मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं कि ज़िंदगी में कोई भी जो कमी होती है वो अक्सर इंसान से उसके जीने की जो उमंग है, वो जीने का जो एहसास है वो छीन लेती है, उनके लिए मजबूरी बन जाती है। लेकिन बीराई से महरूम एक बहन भाई हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। और ये जो बहन भाई हैं ये कराची से इनका ताल्लुक़ है। नाम है इनके जी फ़िज़ा और अली। आँखों की नेमत से महरूम है, लेकिन घर पर बैठकर निहायत ही कामयाबी के साथ ये अपना एक बिज़नेस वेंचर चला रहे हैं जिसका नाम है ख़ास फूड्स। ज़बरदस्त खाने बनाते हैं, बेहतरीन खाने बनाते हैं। खाने जो है वो लोगों को जो है वो सप्लाई करते हैं और बेहतरीन पैसे कमा रहे हैं। कमाल काम हो रहा है जी। फ़िज़ा और अली हमारे साथ मौजूद हैं दोनों। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? ठीक ठाक हैं? थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ये बताएं कि ये आइडिया आप दोनों में से किसका था और पहले इसको लेकर दूसरे के पास कौन पहुंचा? ओके, सो आइडिया बेसिकली मेरा था और आइडिया इवॉल्व हुआ है कि इवेंट हमने किया था बेसिकली डाइनिंग इन द डार्क, जिसमें हमने सेलिब्रिटीज़, एंटरप्रेन्योर्स और डिफरेंट लोगों को बुलाया था। और वहाँ पे जो है हमने लोगों की आंखों पे पट्टियाँ बांध दी थी। हमने कहा खाली हम ही क्यों ऐसा करें, हम आपको भी ज़रा 1 आध घंटे के लिए जो है वो ब्लाइंड बना देते हैं। अच्छा। और उसके बाद फिर हमने उनको डार्क एनवायरनमेंट में खाना सर्व किया था। सो वहाँ से, और उसकी एक और हाईलाइट ये भी थी कि वो जो खाना हमने सर्व किया था लोगों को, वो उसका ज़्यादातर खाना फ़िज़ा ने बनाया था। इनफैक्ट सारा खाना ही फ़िज़ा ने बनाया था। तो वहाँ से ये आइडिया इवॉल्व हुआ, लोगों को खाना पसंद आया, इवेंट पसंद आया और फिर हमारे पास ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। और जब ऑर्डर्स आना शुरू हुए तो मेरा ज़रा एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट चला। मैंने कहा जब ये ऑर्डर्स आ रहे हैं तो वाई नॉट भाई, इसको बिज़नेस ही शुरू कर दिया जाए। तो बस फिर डाइनिंग इन द डार्क से ये सफ़र शुरू हुआ और ख़ास फूड्स का सफ़र जारी है। क्या बात है, ज़बरदस्त। ये खाना बनाना फ़िज़ा आपने सीखा कैसे? क्योंकि हम तो यही तस्वीर करते हैं कि जी अगर आप देख नहीं सकते तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो जाती हैं। बनाती कैसे हैं और कैसे पता चलता है ये पक गया, इसको इतना गलाना है, ये गल गया? अच्छा, ये पता ऐसे चलता है कि बाकी जो रिमेनिंग सेंसेस है, आप लोग क्योंकि आंखों को यूज़ कर रहे होते हैं तो आप लोग के रिमेनिंग सेंसेस आप लोग उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं करते। क्योंकि हमारे पास आंखें मिसिंग हैं तो हम अपने रिमेनिंग सेंसेस को एक्सपीरियंस करते हैं। तो उसमें साउंड होती है, स्मेल होती है, टेस्ट होता है, टच होता है। ये जितने भी सेंसेस होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन जो आप आंखों से ले रहे होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन हमें रिमेनिंग सेंसेस से मिल रही होती है। और सीखा, मेरा पैशन था कुकिंग, तो मैं जब नज़र आता था तब भी कुकिंग करती थी और जब आई साइट चली गई उसके बाद भी मेरा अपने ख्वाब को, मैंने अपने पैशन को पूरा करने के लिए कुकिंग सीखने का सफ़र जारी रखा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से अब कुकिंग में मतलब एक्सपर्टीज आ गई मेरे अंदर। आप दोनों का जो ब्लाइंडनेस का जो लेवल है वो कितना है? पार्शियल है या मुकम्मल है?
अच्छा, ये एक पूरा एक सफ़र था। शुरू में हम पार्शली ब्लाइंड थे, और अगर आप इस वक्त का स्टेटस पूछेंगे तो इस वक्त हम दोनों ही कम्प्लीटली ब्लाइंड है। लाइट परसेप्शन है, बट ये कंसीडर कम्प्लीटली ब्लाइंडनेस में आता है। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद जो आपने जिस तरह ये एक्सपीरियंस करवाया लोगों को और जिस तरीके से इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया, हेड्स ऑफ टू यू जी, जबरदस्त। ये बताइए, ये ब्लाइंडनेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई कैसे? कौन सी ऐसी कंडीशन है जो आप लोगों की तरफ आ गई और उसकी वजह से आप ब्लाइंड हो गए? अच्छा, ये जो डिज़ीज़ है इसका नाम है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, आमतौर पर इसको आरपी कहते हैं। और जो इस डिज़ीज़ की कंडीशन होती है वो यही होती है कि ये आपके जेनेटिक डिज़ीज़ होती है, आपके साथ ही चल रही होती है, लेकिन जो इसका असर होता है वो मुख्तलिफ़ लोगों पे मुख्तलिफ़ तरीके से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब 5-6 साल की उम्र का था तो तभी सिम्टम्स फील होना शुरू हो गए थे, और जब मैं कम्प्लीटली ब्लाइंड हुआ तो तब मेरी उम्र 10 से 12 साल की थी। सिमिलरली फ़िज़ा को सिम्टम्स तो शुरू में फ़ील होना शुरू हो गए थे ब्लाइंडनेस के, लेकिन जब वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हुई तो वो 18 साल से ज़्यादा उम्र थी उनकी। तो ये वेरी कर रही होती है, और ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस की जो मेन डिजीज़ है वो ही है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। सो इस पर फ़िलहाल तो कोई क्योर वगैरह नहीं है, मगर इस पर रिसर्चेस चल रही हैं। अच्छा, ये बताएं कि अब ये बिजनेस जो है आपका ये कितना चल रहा है, किस तरह चल रहा है, मतलब उसकी डिलीवरी किस तरह कैसे होती है, मैकेनिज्म क्या है, ऑर्डर्स कैसे आते हैं, कैसे लेते हैं, ये जरा समझाइए। प्रॉफिट में है या ब्रेक इवन पे है, ये भी बताइए। अच्छा, क्योंकि शुरू हमने अभी कुछ अर्सा पहले ही किया है, लाइक अगस्त के महीने से फॉर्मली इसको स्टार्ट किया है, तो रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। मीडिया का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस लोगों का भी अच्छा है, और प्रॉफिट वाला सिलसिला अब जाके शुरू हो गया है। आई एम श्योर आपके शोज़ के बाद लोग देखेंगे और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो मेरा ख्याल है आई एम सेटिस्फाइड जिस तरीके से ये अभी चल रहा है, सो आई एम सेटिस्फाइड। और आप दोनों की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या आप लोगों ने डिफाइन की हुई है अपने लिए? कौन क्या काम कर रहा होता है, कौन बॉस है? अच्छा, बॉस कोई नहीं है, लेकिन जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो बड़ी क्लियर है। जो मेरा रोल है वो ये है कि मार्केट तक रीच करना है, कोलैबोरेशंस देखनी है, कस्टमर्स तक पहुंचना है। और फ़िज़ा का जो रोल है वो किचन की सारी जिम्मेदारियाँ हैं, चीफ़ शेफ़ हमने इनको बनाया हुआ है। सो खाने बनाने से, खाने पकाने से और खानों के तजर्बे करने तक फ़िज़ा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डिशेस कौन कौन सी हैं फ़िज़ा? मेन्यू बताएं भाई। हाँ, अच्छा, हमने वैसे तो बहुत सारी डिशेस वो की हुई हैं, लेकिन हमारा जो वीकली मेन्यू है उसमें अब फ्राइड राइस है, चिकन मंचूरियन है, दाल है, सब्ज़ी है, कढ़ाई है, डिफरेंट जैसे वाइट कढ़ाई, ढाबा कढ़ाई, कोयला कढ़ाई, इस तरह बिरयानी है, सिंधी बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, बम्बई बिरयानी, इस तरह करके चेंजेस वीक में जैसे रोटेट होता रहता है। तो वैसे हमारी जो जैसे एक दिन माश की दाल है तो दूसरे वीक चने की दाल होगी, इस तरह होगा। तो हर चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, गोश्त भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सब्जी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, दालें भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो सारा रॉ मटेरियल लेना होता है वो कैसे लिए जाते हैं? हाँ, रॉ मटेरियल जो लेना होता है खाने का वो कैसे लिया जाता है? अच्छा, इसमें बेसिकली मैं ख़ुद भी कर रहा होता हूँ, और मैं ये ज़रूर कहूँगा टीवी पे कि फैमिली बड़ी सपोर्टिव है। हम खुद तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन जो है ना वो फैमिली को भी साथ में लगाया हुआ होता है कि भाई ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो अदनान भी इस काम में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो भी हमारे इसका पार्ट है खास फूड का। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है अवेश और शिफा, आप दोनों से, आज मेरे बेटे की बर्थडे है तो मैं चाहूंगी आपसे गा के विश करें, छोटा सा गा के। भाई वो रोना शुरू हो जाएगा, हम जब गाएंगे तो वो रोना शुरू हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या नाम है उसका? नाम क्या है? अब्दुल्ला। हैप्पी बर्थडे डियर अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Abdullah, happy birthday to you। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अब्दुल्ला, माशाल्लाह बहुत लकी है हमें। अच्छा, लकी है अब्दुल्ला, बच्चा ज़ाहिर है वो खुशकिस्मती अपने साथ लेकर आया है, और अल्लाह करे कि आप लोगों के इस काम में जो है बेसिकली मीडिया पे आते आते इतना टाइम लग गया। अब्दुल्ला माशाल्लाह अभी से जो है वो पॉपुलर हो रहे हैं। वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला उसकी पॉपुलैरिटी में भी इजाफा फरमाए, और आप दोनों का जो बिजनेस है वो ज़बरदस्त फैलता रहे, और पूरे पाकिस्तान में जो है वो आप लोगों को खाने खिलाएं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फ़िज़ा और अली आपका। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक जी। सियासी जो मैदान है उसमें जमूद का समा है और हुकूमत और अपोजिशन दोनों शायद मुझे लगता है सुकून में है, और रावी बेचारा चैन ही चैन लिख रहा है। कराची जलसे के बाद कोई भी खास हौसला अफजा कोई हलचल नज़र नहीं आई। पीडीएम का सफ़र इब्तदाई जोश व खरोश और कुछ इंतखाबी फतूहात के बाद हदफ से शायद हज़फ की जानिब गामजन हो चुका है। लॉन्ग मार्च होगा, हुकूमत को घर भेजेंगे, इस्तीफ़े मुँह पे मार देंगे, सेनेट में अदम एतमाद लेकर आएंगे, और उसके अलावा पंजाब में तब्दीली तो हमारे हाथ में ही है, गिलगित बल्तिस्तान का तो इलेक्शन हमारा ही है, ज़िमनी इंतखाबात भी होंगे, कश्मीर तो है ही हमारा, और अब ये सारी कहानी घूम फिर कर दोबारा से लॉन्ग मार्च पर आ गई है। तो अब ये सारा सिलसिला कहाँ जा रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जनाब रहनुमा है नून लीग के तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। पूरा जो ये चक्कर जो मैंने घुमाया, ये सही चक्कर घुमाया? आपने अपने तौर पर सही घुमाया होगा, बट मेरे एंड से वो सही नहीं होगा। अच्छा, तो इस चक्कर को जरा सही कीजिए ना। देखिए, बात ये है, बड़े तबसरे हो रहे थे कि जी पीडीएम से पीपल्स पार्टी एएनपी निकल गए, ये पावर शोज नहीं कर सकेंगे, ये अवाम में इनकी मकबूलियत जो है वो कम होती जा रही है दिन ब दिन, और पता नहीं क्या होगा, पीडीएम नाकाम हो गई। देखिए, कराची के जलसे के बारे में मैं नहीं कह रहा, इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल ऑब्जर्वर से आप पूछें तो वो कहते हैं कि बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था। इट वाज अ ह्यूज। आप देखें, बिल्कुल देखें, सिंध में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, कराची में सीटें या जीती हैं पीपल्स पार्टी ने या पीटीआई ने। बिल्कुल ठीक है। अब इतना बड़ा शो करना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी। इससे पहले सवात का जलसा भी बहुत अच्छा हुआ था। सो मुझे तो वैसे लगता है कि ये जो साल है और जो गवर्नमेंट ने बजट दिया है, नेक्स्ट ईयर को हम इलेक्शन ईयर के तौर पे देखते हैं, मेरी ज़ाती राय है। एंड आई थिंक ये मोमेंटम अगर जारी रहा, और जो हमने रोड कारवान मार्च जिसका आगाज़ किया, देखें हुकूमतों पर बड़ा प्रेशर आता है। मैं आपको बताऊँ, ये नहीं होता कि आप आर या पार या मतलब डू और डाई नहीं होता। कई दफ़ा हमारे दौर में 2014 में धरने शुरू हुए, और देखिए हुकूमत मफलूज हो जाती है। हमने काम जारी रखा, हमने फिर भी 12,000 मेगावाट के पावर प्लांट लगाए, हमने मोटरवेज बनाई, हमने बड़ा कुछ किया, चीनी सदर भी आ गए। बट प्रॉब्लम क्या है, पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरी गवर्नमेंट वो थिंक टैंक बन के बैठ जाती है कि जी ये अब आ गए हैं, इनको डील कैसे करना है, अब फलां स्ट्रैटेजी लड़ाओ, और फिर आप तर्जमानों को भी कहते हैं कि भाई पॉलिसी को छोड़ो, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी को छोड़ो, इनको काउंटर करो, ये हमें टफ टाइम दे रहे हैं। सो आखिरी साल किसी भी गवर्नमेंट के आप कोई रोड मार्च शुरू कर दें, या गवर्नमेंट कहेगी जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लामाबाद भी आए थे, उन्होंने कहा जी हमें फर्क कोई नहीं पड़ता, मगर फिर क्या हुआ? लेकिन वैसे जो मौलाना साहब आए थे यहाँ पे, बड़ा दिन वो बैठे रहे हैं, उससे कोई खास फर्क पड़ा था इस गवर्नमेंट? मैं वही कह रहा हूँ ना, हुआ क्या, टीवी पे तो बड़ा कूल एक्ट करते हैं अपेरेंटली कि जी कोई मसला नहीं है। परेश खट्टर साहब की कॉलें आ रही थी पीछे, भाई बात करने को तैयार हो, बैठ जाएं, डेलीगेशन भेज दें, अच्छा हम इस तरह करते हैं, हम चौधरी बरादरान को इन्वॉल्व कर लेते हैं, अच्छा नहीं उनसे बात नहीं करनी, फलां से बात करनी। देखिए, आप दारुल हुकूमत में आके कोई भी इशारा ब्लॉक कर दें, सही है, तो देखिए वो गवर्नमेंट पे प्रेशर भी होता है, गवर्नमेंट बात करने पे भी मजबूर होती है, और आई थिंक गवर्नमेंट को टफ टाइम भी मिलता है, गवर्नमेंट की तवज्जो भी हटती है इश्यूज की तरफ से। ये अब गवर्नमेंट की महारत है। आप लोगों का एम क्या है कि गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें, गवर्नमेंट की तवज्जो इश्यूज से हटाएं, या गवर्नमेंट को हटाएं? देखिए, पहली बात तो ये है कि खान साहब 2018 वाले खान साहब नहीं है, ये बात अब माननी पड़ेगी। वो 3 साल जो उनकी वो उन्होंने कन्वेंशन सेंटर में फंक्शन किया, बेबी शार्क डू 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 के अलावा, आज हमने भाई बड़ा बेबी शार्क डू 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 के अलावा वो मुझे क्यों निकाला वाला गाना जो लहक लहक के इमरान इस्माइल साहब ने गाया, मेरा तो ख्याल से बताएंगे कि जी हमने 2 करोड़ लोगों को गुर्बत की सतह से ऊपर ले गए, हमने 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। अब जब आपके पास बचे बेबी शार्क, तो फिर इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस है नहीं। देखिए, मैं एक और बात, ये तो हमने चले मान लिया कि भाई परफॉर्मेंस दुनिया की वर्स्ट तरीन गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है, आउटकम ऑफ योर एफर्ट्स। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा आर्गुमेंट क्या है, इनका मुकाबला मुआवजना कभी भी हमारे साथ नहीं था। क्यों? हम तो बुरे लोग हैं ना, हम तो स्टेटस को के लोग हैं। सही है। ये कहते थे 90 दिन में करप्शन खत्म, साइकिल पे दफ्तर यूनिवर्सिटी, गवर्नर हाउस लाइब्रेरी। हमारा मुकाबला इनके साथ नहीं था। हम देखें ना 5.8% ग्रोथ, हम अगर हमारी 5.8 थी, और वो वजाद साहब आज मुझे याद आते, मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, आजकल अमेरिका में होते हैं, वो बाथ टब में लेट के जो तस्वीर की जाएगी, मतलब मजा आया था। वो लगा था कि कोई सद्दाम हुसैन का महल फतह कर लिया। ये पाकिस्तान है, इधर लोगों के रूट्स हैं, पीपल आर डीप रूटेड, ये और मामला है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपकी परफॉर्मेंस ना हो, आपने दावे बड़े बड़े किए हों, लोग सवाल करते हैं, और आपकी फेडरल गवर्नमेंट 7 सीटों की हो, और आपकी पंजाब जैसे सूबे में प्रोविंशियल गवर्नमेंट 10 सीटों की हो, सो आखिरी साल में आपको बेशक वो दीवार को धक्का लगा के दीवार गिर ना सके, दीवार शेकी जरूर हो जाती है,
और फिर क्या होता है? तो 4 साल में 9 पार्टियों ने, 11 पार्टियों से 9 हो गई, 8 हो गई, फिर उन्होंने दीवार को धक्का देकर दीवार को हिलाया है, गिराया नहीं है। इसमें एक और गिरेगी भी नहीं अगले 2 साल। एक और चीज़ ऐड कर लें, इलेक्शन ईयर में ना हम भी थे ना आखिरी साल, हमें समझ नहीं आती थी क्या हो रहा है। ठीक है जी, अब आपने अपनी परफॉर्मेंस भी शो करनी है, आपने इलेक्शन में भी जाना है, आपने अवामी इश्यूज की तरफ तवज्जो भी देनी है, कैंपेन भी करना है। सो वो बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं समझता हूँ कि मतलब आखिर में शेक करना वो ज्यादा अहमियत का हामिल है। वो चाहे देखिए गवर्नमेंट गिराना रिमेनिंग विद इन द बाउंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल्स पार्टी भी इस पे बात कर रही है, बड़ी अच्छी बात है। तो पीपल्स पार्टी से ज़्यादा है, उन्होंने आपकी कराची जलसे में हेल्प की थी? नहीं देखें, किसी किस्म की कोई किसी हेल्प तो नहीं की, मगर ऑब्वियसली उन्होंने सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किए थे, वो तो गवर्नमेंट का शुक्रगुजार है। लेकिन पीपल्स पार्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए जी उन्होंने एग्जैक्टली उन्होंने सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स अच्छे किए थे, अदरवाइज कोई हेल्प नहीं थी। देखिए इवन पीपल्स पार्टी जो बात करती है हमारे से, वो क्या करती है, आए जी हुकूमत गिरा दें। अब गिरानी साहब के इलेक्शन में मेरे बड़ी तनकीद करते हैं पीटीआई वाले, जी आपने वो मौके दिखाए और आपने वो थम्स अप किया। ठीक है जी, फाइन किया, बिकॉज हम एक इलेक्शन जीते थे और हमने पीटीआई के 18 लोग तोड़ के वो इलेक्शन जीता था। अब वो कहते हैं जी हुकूमत तो लोगों को तोड़ना ठीक है। वैसे आप लोग क्योंकि तनकीद करते थे कि पीटीआई हमारे लोग तोड़ तोड़ के लेके जा रही है, जहांगीर तरीन का जहाज और वो सब चीजें। देखिए ये डिबेट रिवॉल्व करती है अराउंड सीक्रेट बैलेट। अच्छा, देखिए इस मुल्क में आइन में 2 तरह के तरीकेकार हैं। कुछ इलेक्शंस हैं जो ओपन है, उसमें आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, आप करेंगे आप डिस्क्वालीफाई, इसमें ऑप्शन है। तो कुछ इलेक्शंस हैं अगर मेरी ज़मीर की आवाज है तो ठीक है, बट अब देखें कि ज़मीर भी बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। एक और आर्गुमेंट, सॉरी ये आर्गुमेंट हम लेते हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। तो जरा ज़मीर को समझते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अता साहब, खास बात आपने कोई बतानी थी हमें? नहीं देखिए, मैं बात ये कर रहा था कि फिर जब गवर्नमेंट मजबूर होती है ना ऐसे हालात में आपसे बात करने के लिए, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट प्रेशर में आ गई। हाँ। ऊपर से जो पार्लियामान है, पार्लियामान में कोई तरीके इंसाफ की 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। आपको ये बात भी सोचना होगी कि उनकी 7-8 सीटों की मेजॉरिटी है। लेकिन वहाँ हुआ कुछ नहीं ना, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आ गए वजीर आजम साहब। वो बिल्कुल लेके आ गए, मगर वो जिस तरह लेके आए लोगों को इधर पार्लियामेंट लॉजेस में रात लेटर फेंक के लोगों के दरवाजों के नीचे कि जी अगर आप एब्सेंट हुए या आपने फ्लोर क्रॉसिंग की तो ये आइन की शिक कहती है कि आपको निकाल दिया जाएगा। तो ऐसा है वैसे? तो वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मगर अगर कोई एब्सेंट होना चाह रहा था तो ठीक है। मैं बात ये कर रहा था कि एक और बात जिसमें है, हमने जब कहा कि सेनेट का आप सीक्रेट बैलेट खत्म करें, और वो आज से कई माह पहले कहा, बट क्योंकि संजरानी साहब का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था, तब हुकूमत को सूट नहीं करता था कि सीक्रेट बैलेट खत्म हो, तो उन्होंने कहा जी नहीं खत्म करना। जब हम जीत गए तो सारी हुकूमत आ गई जी नहीं हमारे से बात करें जी, हम सीक्रेट बैलेट खत्म करते हैं। देखिए, लेकिन पंजाब में भी तो बैठ गए ना आप लोग साथ उनके, मतलब सब मर्जी से अपने सेनेटर्स ले आए, फाइनल हो गए। पंजाब में देखें, उसमें मैं बड़ा क्लियर हूँ, चौधरी परवेज इलाही साहब ने राब्ता किया तमाम पॉलिटिकल पार्टी से। उन्होंने कहा जी मैं चाहता हूं कि जिसका जो मैंडेट है रिस्पेक्ट किया जाए, मैं फ्लोर क्रॉसिंग नहीं चाहता। और देखें, पार्टी पॉलिसी जो भी हो ना, सेनेटर जो इलेक्ट हो रहा हो ना, उसको खतरा होता है कि जी 5-6 वोट निकल गए तो मैं ना जाऊं। बिल्कुल, हमारे सारे सेनेटर्स ने कहा सानू अपोज होते हो जी। अच्छा, तो ऑब्वियसली जब एक और पार्टी है, यही सिस्टम बाकी जगह पे भी इंप्लीमेंट कर लेते, सुकून हो जाता, कोई टेंशन ही ना होती। नहीं देखिए, बात ये है कि असूल वज़ा हो जाने चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर सीक्रेट बैलेट तब आपको सूट नहीं करता था तो आपने कहा नहीं करना, अब आपको सूट करता है तो आप कहीं करना है। तो मेरा ख्याल है अक्रॉस द बोर्ड ये तय हो जाना चाहिए। मैं वैसे अगर मेरी ज़ाती राय आप लें तो मैं इसका हामी हूँ कि कुछ इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट होना चाहिए। अब आप देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, ज़िया दौर में भी सीक्रेट बैलेट था, तो एक स्पीकर का इलेक्शन, इवन तो हमारी अपनी पार्टी के वो बड़े बाद में रहे बड़े सरकर्दा रहनुमा, मगर हम हार गए और डेमोक्रेटिक फोर्सेस इकट्ठी हुई, उन्होंने इलेक्शन जीत लिया। तो ये कई दफ़ा आपको घुटन के माहौल में एक आज़ादी भी फराहम करता है जो सीक्रेट बैलेट होता है। बट ये मेरा ख्याल है एक बड़ा इशू, लेकिन फैसला मिलके कर लें। हाँ, मिलके कर लें। दूसरा बड़ा इशू ये है कि देखें, अब हुकूमत जब कहती है कि आप हमारे से बात नहीं करते, हमने जब मिसाल के मईशत की बात की थी, किस लिए की थी? हमारा उसमें कोई पर्सनल गेन नहीं था। हम चाहते थे कि ये जो महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, इस पे बात कर लें। हमारे पास भी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। तो सिर उससे हुए हो? नहीं, हाँ, असि उससे नहीं हुए। देखिए, हमारे पास टीम क्या थी, आई एम वेरी सॉरी टू से, मतलब मेरा उन इंडिविजुअल से कोई इख्तलाफ नहीं है। एहसन इकबाल साहब, शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, आप देखें मतलब राना तनवीर,
सारे जो हमारे लोग थे बड़ी टावरिंग पर्सनालिटी थी जो हमारे डार साहब का नाम नहीं लिया आपने जी डार साहब का नाम नहीं लिया साहब डार साहब तो खैर वो ही टॉप से टॉल ना वो तो मतलब फाइनेंस के विजिट है सो ये 8-10 लोग मैं कह रहा हूँ हमारी जो टीम थी अब जब कम्युनिकेशन मिनिस्टर मुराद सईद साहब है मेरा उनसे कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं बट आपने यार 3 साल में कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री में किया क्या है आपने कितनी मोटरवेज बनाई है एंड व्हेन यू कंपेयर वो एक अजीब सा नॉन सीरियस एटीट्यूड हाउस के अंदर हमें ये देखें ये दुश्मनी नहीं है जो उन्होंने दुश्मनी बना दी है ये सियासी मुखालफत सियासी मुखालफत में हम बड़े वार्म लोग हैं पाकिस्तानी मैं आपको बताऊं मैं अपने ज़िले की आपको बात बताता हूँ हमारा कोई बदतरीन सियासी मुखालफ होगा ना हम उसके गम में जरूर शरीक होते हैं हम खुशी में जाए ना जाएं बिल्कुल मगर ये कल्चर जो आ गया है कि आप किसी के गम में भी शरीक ना हो और आप बातचीत के रवादार ना हो और जो सॉफ्ट टोन ले आप उसे कहें कि तुम बुज़दिल हो तुम चोर को चोर नहीं कहते थोड़ा ज्यादा हो गया ये ठीक है अब जो कौमी हुकूमत वाला जो एक बात जो शहबाज शरीफ साहब ने की है वो क्या है उसके ऊपर आपकी पार्टी में भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं कि ये हमारी पॉलिसी नहीं है ये तो उनका ज़ाती बयान हो सकता है और ये बाकी जो PDM वाली पार्टीज हैं उनको भी नहीं पता ये क्या फार्मूला है कहाँ से आ गया ये क्या मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ था थ्रू आउट हिज कराची टूर जो 4 रोज़ा दौरा था उन्होंने मुख्तलिफ मीटिंग्स में ये बात की और फिर मज़ार कायद पे इसकी कल्मिनेशन हुई उन्होंने ये कहा कि इस मुल्क के मसाइल तमाम सियासी जमातों को मिलकर हल करने होंगे सिवाय एक सियासी जमात के उन्होंने कहा जी वो तो हमारे से बातचीत के रवादार नहीं तो हम उनसे बात नहीं करते एक पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ को निकाल के बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होंगी तो ये जब भंवर में ये कश्ती फंसी है इस मुल्क की उसको निकालने में आसानी होगी सो अगर बलोच नेशनलिस्ट को साथ मिलाना है बड़ी अच्छी बात है अगर बाकी जो हमारी कोलिशन पार्टनर्स हैं PDM में उनको साथ मिलाना है बड़ी अच्छी बात है देखिए आप जब तक जो पिसे हुए तबके हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी वॉइस को रेज करना चाहती है उनको मौका नहीं मिल रहा उनको मौका देंगे तो मेरा ख्याल है का कोई फार्मूला दिया है उन्होंने क्या मतलब व्हाट इज द एम वो तो अब देखिए मैं आपको एक और बात बताऊं कि PDM भी आहिस्ता आहिस्ता और ये वक्त आएगा कि वो शायद सीट एडजस्टमेंट या इलेक्शन अलायंस में तब्दील हो जाए अच्छा और ये एक और बात इसमें ये है कि ये पीपल्स पार्टी के होते हुए शायद ना हो सकता सो अब जमातें देखिए ना उनके साथ बहुत सारी सीटों पे हमारा मुकाबला होता है तो वो उस शेयर सीट एडजस्टमेंट के फॉर्मूला के ऊपर इख्तलाफात आ जाते तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी एग्जिट बहुत अच्छी हुई है वो होते तो अच्छा होता मतलब एक स्ट्रॉन्ग हमें ऑपोजिशन करने में मौका मिलता बट अब वो चले गए फाइन लेकिन खैर वो अपनी ऑपोजिशन उनकी जारी है वो किए जा रहे हैं खान साहब और उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ ऑपोजिशन की आवाज तो उनकी है मेरा तो इसमें ये मानना है कि अब जो मैंने इलेक्शन अलायंस वाली बात की है हमारे लिए अब सीट एडजस्टमेंट या इलेक्शन अलायंस बहुत आसान होगा और हमें इलेक्शन स्ट्रैटेजी मैं समझता हूँ बड़ी मजबूत और बड़ी ही स्ट्रॉन्ग इलेक्शन स्ट्रैटेजी बनाने में इससे मदद मिलेगी और अगर ये सीट एडजस्टमेंट होगी तो ऑब्वियसली जब सीट एडजस्टमेंट होगी या उसके नतीजे में कोई आप इलेक्शन अलायंस बनेगा तो वो हुकूमत को भी और वो इलेक्शन अलायंस 2023 के लिए होगा या 2022 के लिए मेरी जाती राय अगर आप पूछें तो मुझे 2023 में इलेक्शन नजर नहीं आता मुझे 2022 में आता है क्योंकि इन्होंने जो बजट दिया है ये आखिरी साल का बजट है और दूसरा खान साहब को मुझे नहीं लगता कि सूट करता है कि वो 2023 में अवाम के पास जाएं अवाम के पास जितना जल्दी चले जाएंगे लोग बड़ा इंतजार कर रहे हैं उनका अच्छा लेकिन ये है कि इंडिपेंडेंट मुबस्सिरीन मज़हर अब्बास साहब हमारे प्रोग्राम में थे उन्होंने कहा हमें लग रहा है कि ये वाहिद वज़ीर आज़म होगा जो 5 साल अपने ऑफिस में पूरे कर लेगा उन्होंने वैसे ये कहा है लेकिन फाइनली जो मेरा आपसे सवाल है कि अब जब ये PDM का रोड कारवां निकलेगा और ये फाइनल इसका एम क्या है कि आप लोग भी वज़ीर आज़म जो अब के हैं उस वक्त तो नवाज शरीफ साहब के दौर में वो आकर बैठ गए थे 126 दिन का धरना वाला सिलसिला हो गया था वो आप लोग करेंगे या बैठ जाएंगे या बस आके एक जलसा वलसा किया बड़ा गर्मजोशी से और फिर चले गए देखिए ये ऑप्शन सारी मौजूद हैं मगर एक और बात है एक इस मुल्क में जो एक पिसा हुआ तबका है 15 से 20 हज़ार माहाना तनख्वाह वाले जो लोग हैं जो बच्चों की मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों से उठा के थोड़े से मीडियोकर स्कूलों में डाल दिया है आपका किचन का खर्चा नहीं चलता अशियाए खुर्दोनोश इतनी महंगी हैं वो जो अवामी गुस्सा है महंगाई और इन गुर्बत के खिलाफ उसको चैनलाइज करने का भी फोरम मैं समझता हूँ पार्लियामेंट में तो हम आवाज़ उठाते हैं बट ये बहुत बड़ा फोरम होगा और खान साहब जो लोग आके शोर मचाएंगे तकरीरें सुनेंगे ना मतलब उसका अल्टीमेट रिजल्ट तो कुछ नहीं निकलेगा ना तारीख के एक जबर ये है और सितम ज़रीफ़ी ये है कि खान साहब जो बातें 2014 के धरनों में किया करते थे कि हुकूमत ये हुकूमत वो हुकूमत वो सारी बातें आज सच साबित हुई हैं वो आज वो हालात है जो उस जमाने में कहा करते थे पाकिस्तान इतने का मकरूज है आज फलां जगह करप्शन हो गई सो पॉइंट ये है कि 20,000 मुलाजमीन को ना भूलें जो अभी बरतरफ हुए तो लेकिन वो पॉइंट यही है ना अगर हमने उनको भी इनवाइट कर लिया तो किधर जाएंगे इट इज एग्जैक्टली रिवर्स्ड होगा कुछ नहीं क्योंकि पहले भी कुछ नहीं हुआ था खान साहब भी कुछ ना कर पाए थे आप लोग भी पहले कुछ ना कर पाए और मेरा फतवा ये है कि इस मरतबा भी नहीं हो पाएगा हमारी सीटें ज़्यादा थी हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर थी हमारे इंटरनेशनल हालात बहुत बेहतर थे मुल्क के अंदर रावी चैन लिख रहा था अच्छा ठीक है अब नहीं है अब नहीं तो गिरती हुई दीवार कई जो गिरती हुई दीवार होती है ना वो कई दफ़ा गिर भी पड़ा करती है
तो एक धक्का और देने की जरूरत होती है। तो मेरा ख्याल है उम्मीद ठीक है जी, अब देखते हैं ये धक्का कितना स्ट्रॉन्ग है और कितनी मजबूती से आप लोग दे पाते हैं और कितना जोरदार उस दीवार को लगता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अताउल्लाह तारर साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे एक बड़ी खास शख्सियत से और उनका ताल्लुक जिस बड़े खास इदारे से जुड़ रहा है उसके हवाले से भी बात करेंगे। अल कादिर यूनिवर्सिटी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना कि जहाँ पर सूफीज़म की तालीम दी जाए, ये क्या है और इससे क्या फ़ायदा होगा, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जब विज़न हम सुनते रहे इलेक्शन की कैंपेनिंग के दौरान, तो उनका एक विज़न ये था कि कौम को उठाने की ज़रूरत है और वो उठती तालीम और तरबियत से है। क्या कहा था उन्होंने एक यूनिवर्सिटी के बारे में जिसकी कि अब अनकरीब जो है इनाग्रेशन होने वाली है। अल कादिर यूनिवर्सिटी उनके दिल के बड़ी करीब है और सूफीज़म के हवाले से ये इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। इसमें क्या पढ़ाया जाएगा इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस प्रोजेक्ट के हवाले से क्या बात की। मेरा पॉइंट ये है कि हमारे पास एक इंटेलेक्चुअल, एक ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो कि वो स्कॉलर्स प्रोड्यूस करे जो लोगों को एक, जिस तरह एक अल अज़हर यूनिवर्सिटी ने एक दफ़ा मुसलमानों के अंदर, वो भी एक सेंटर था लर्निंग का, सारे जाते थे, स्कॉलरशिप होती थी, बड़ी बड़ी डिबेट्स होती थी, बड़े बड़े यानी जो टॉप हमारे साइंटिस्ट थे वो उनका जो अंडरस्टैंडिंग दीन की थी और कुरान की वो भी बहुत थी, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, तो साथ साथ चल रहा था, साइंस भी चलती थी और उनको दीन की भी समझ थी। अब ये बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और मैं ये चाहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में वो स्कॉलरशिप आए जो कि आगे, जिस तरह इलामा इकबाल का था कि द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट, ये उन्होंने किताब लिखी है कि इसको अब आगे लेके जाएं हम, क्योंकि जो इस्लाम है उसके जो इलामा इकबाल की सारा थीसिस था, उसके जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो तो चेंज नहीं होते, लेकिन बाकी चीज़ें इज्तिहाद उससे चेंज होती रहती है, वक्त के साथ वो ग्रो करता है हमारा दीन, वो स्टैग्नेट नहीं करता, और वो तब करता है जबकि स्कॉलर्स उस कैपेबिलिटी के हों जो कि डिबेट करके। ये इमरान खान साहब की थॉट्स थी सूफीज़म के हवाले से कि ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो इस किस्म के स्कॉलर्स प्रोड्यूस करें। हमारे साथ मौजूद हैं डीन हैं डॉक्टर जीशान, जो कि पीएचडी फाइनेंस हैं यूएसए से, सीएफए, सीपीए, एमबीए, ये सब तालीम आपने ली हुई है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। लेकिन जो जहन में मेरी सोच आई वो ये आई कि ये फाइनेंस का बंदा है और ये सूफीज़म की यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन को हेड करेगा जी, तो ये क्या कनेक्शन है आपस में? देखिए, पर्सनली तो मेरा अपना खुद जर्नी जो है वो बड़ा स्पिरिचुअल रहा। फाइनेंस भी मैंने इसलिए पढ़ी थी क्योंकि उसमें एक तरह से अल्लाह के हुक्म सबसे ज़्यादा टूटते हैं, वहाँ पे रिबा का और सूद का मामला होता है, तो मेरी इंटेंशन यही थी फाइनेंस पढ़ने की कि इसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं। अच्छा। और फिर अल्लाह ने तौफीक भी दी कि SBL में, IBA में, लम्स में पहली दफ़ा जब इस्लामिक फ़ाइनेंस वगैरह का कोर्स ऑफ़र हुआ तो अल्लाह ताला ने मुझे सादत दी कि मैंने उसको पहली दफ़ा ऑफ़र किया। ओके। तो एक ये सिलसिला शुरू हो गया और इस वक्त भी इस्लामिक बैंकिंग या इकनॉमिक्स में जो लोग आगे हैं कंट्री में लीडिंग पोजीशंस पे, वो मेरे स्टूडेंट्स भी रहे हैं, तो ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। और ये थोड़ा सा ये सिलसिला भी रहा कि मैंने इसके बाद इल्म भी बाकायदा मदरसे में पढ़ा, फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर, कुरान, ये सब चीज़ें। तो उसके अंदर चीज़ों में फिर ये चीज़ इवॉल्व होती गई कि जैसे खान साहब ने कहा, हमें ऐसे स्कॉलर्स की ज़रूरत है जो कि एक तरफ वो डीप रसूख रखते हों दीन के इल्म के अंदर और एट द सेम टाइम कंटेम्प्रेरी जो इशूज़ हैं उनको भी समझते हैं। सही है, तो वो एक कॉम्बिनेशन में जी। अच्छा, लेकिन वो जो सूफीज़म वाली बात है, सूफीज़म का तो पैसों से वैसे कोई ताल्लुक नहीं होता, हमने तो यही सुना है कि सूफी का क्या ताल्लुक पैसों से। जी, एक बहुत बड़े आलिम से कहा गया कि आपने सूफिज़म पे कोई किताब नहीं लिखी, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि मैंने किताबल ब्यू, यानी ब्यू की किताब का मतलब यह कि मैंने ट्रेडिंग पे और तिजारत पे किताब लिखी, तो ये और क्या है। हाँ। तो अजीब सी बात यह कि इस्लाम में जो सूफीज़म का कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं है कि माल और दुनिया ना हो, बल्कि ये है कि माल और दुनिया दिल में ना हो। अच्छा, तो मिसाल के तौर पर हज़रत अबू बकर दुआ मांगते थे कि अल्लाह इस माल को, दुनिया को मेरे दिल से निकाल के मेरे हाथ पे रख दे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो किस्म के लोगों से एनवी जायज़ है, रश्क जायज़ है। एक वो जिसको कुरान दिया और रात और दिन उसको पढ़ता है,
और दूसरा वो जिसको अल्लाह ताला ने पैसे दिए, माल दिया और रात और दिन उसमें से खर्च करता है। क्या बात। और अगर आप ये भी देखेंगे अशरा मुबशरा में से जो टॉप 10 सहाबी हैं उनमें से अक्सर बिजनेस टाइकून्स थे और बहुत उन्होंने हेल्प किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी वॉर्स को फंड करने में और गरीबों को फंड करने में और रियासत मदीना को बनाने में। बिल्कुल सही सही। तो अब ये जो यूनिवर्सिटी है, गातर यूनिवर्सिटी, ये क्या है, क्या करेगी, क्या और ये है, लोकेशन इसकी क्या है वो भी ज़रा बताइए। जी, लोकेशन इसकी बड़ी ज़बरदस्त है। मैं खुद इस इलाके से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, मैं ओरिजिनली कराची से हूँ। तो ये इसकी लोकेशन कोई 80 किलोमीटर्स कैपिटल से है, यानी अगर आप 0 पॉइंट से लगाएंगे, ये जेहलम सुहावा है, सुहावा तहसील है, जेहलम डिस्ट्रिक्ट है। और ये एक वादी सी है जिसके अंदर यूनिवर्सिटी बड़ी सीनिक जगह है, सॉल्ट रेंज में आती है। तो ये इसकी कोई 1 आवर के रेडियस में आपको कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं मिलती। अच्छा। और साथ साथ ये कि इसके 1 आवर के रेडियस में आपको, लेकिन कैपिटल सिटी से लेके गुजरात वगैरह से लेके ये मीरपुर से लेके मंगला से लेके चकवाल से लेके बहुत सारी ऐसे रिच एरियाज़ हैं। और याद रखिए, मैं तो ये बार बार कहता हूँ कि सिर्फ पंजाब की पॉपुलेशन जो है ना बड़े बड़े इस्लामिक कंट्रीज से, इजिप्ट टर्की वगैरह से कंपेरेबल है, ज़्यादा है। सुपीरियर है। बहुत बड़ा एक एरिया है जहाँ पे हमें ये करने की ज़रूरत है, इसको इम्पैक्ट डालने की ज़रूरत है। अब जो आपने करेगी क्या ये यूनिवर्सिटी? जी, अब देखिए इसमें बुनियादी बात जो है ना, वो एक तरफ हम ये देखते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, यानी मुझे टीचर ही बना के भेजा गया। सही। अच्छा, इधर हम देखते हैं टीचर्स, एजुकेशनल सिस्टम, अंडरग्रेड से लेके यानी प्राइमरी से लेके ऊपर तक पूरी एक यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई, लेकिन क्या वो इम्पैक्ट है जो कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का अपना इम्पैक्ट था? खान साहब ने जब 2 साल पहले तकरीबन मुझे बुलाया था पहली दफ़ा कि करना क्या चाहते हैं, तो उन्होंने ये आर्टिकुलेशन दी, जी तब्दीली का नारा तो हमने भी लगाया सब कुछ, लेकिन जो तब्दीली अल्लाह के रसूल लेकर आए उस 23 ईयर्स के पीरियड में उन्होंने दुनिया को बिल्कुल ही मुख्तलिफ छोड़ दिया। औरतों के हुकूक, ग़ुलामों के हुकूक, गरीबों के हुकूक, सब के हुकूक जो है ना रिस्टोर कर दिया। उस ज़माने में तसव्वुर नहीं था। सो वो 23 ईयर्स की साइंस क्या थी, प्रॉफेसर का वो लीडरशिप का आर्ट क्या था, जिस तरह से एक बिल्कुल मुख्तलिफ एक जाहिलियत वाली कौम को उन्होंने तब्दील करके वर्ल्ड लीडर्स बना दिया। बिल्कुल सही है। सो वो क्या चीज़ थी? अब वो जो प्रॉफेसर ने उसका राज बताया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे तो टीचर बना के भेजा, तो एक जहन में जाता है कि जो पूरी उम्मत का जो यू टर्न आना है और जो हल आना है, ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, वो तालीम के ज़रिए से होनी है। सही। अच्छा, अब हम पूछते हैं कि अगला तालीम है क्या, तो अल्लाह सुब्हान तआला खुद कुरान शरीफ में जवाब देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जॉब डिस्क्रिप्शन को या उनके मैंडेट को बताते हैं। वो कहते हैं इनको हमने मबूस किया, भेजा, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इससे पहले कहते हैं यतलू अलैहिम आयात, वो कुरान की आयत पढ़ाएंगे, समझाएंगे कुरान की आयत, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत की तालीम देंगे, व ज़क्कीहिम, और उनका तस्किया करेंगे, उनकी सोल को, उनके कैरेक्टर को पाक करेंगे। सही है। सो अब यहाँ पे जो हम करने जा रहे हैं वो यही तहकीक है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है, वो टीचर्स और स्टूडेंट का इंटरेक्शन कैसे होता है, वो इकोसिस्टम कैसे बनता है जिससे वो तब्दीली आती है। साहबा मस्जिद नबवी में हर नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब वो कैसे वो इकोसिस्टम बन सकता है, और जाहिर है कि हम कोई क्लेम नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि हम जुस्तजू करेंगे, हम इज्तिहाद करेंगे, हम उसको रिसर्च करेंगे और उसके बेसिस पे हम एक बुनियाद रखेंगे। सही। तो इसमें मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या पढ़ने के लिए आएंगे, वो सब्जेक्ट्स क्या होंगे, डिपार्टमेंट कोर्सेज? इसमें 3-4 एरियाज हैं जिसके अंदर हम कर रहे हैं, और ज़ाहिर है वी हैड टू स्टार्ट समवेयर, तो हमने एक जगह से स्टार्ट लिया। तो इसमें बुनियादी तौर पे हम ये कहते हैं कि एक तरफ तो सीरत है, जो जिसका मैंने बयान थोड़ा सा आपके सामने रखा, दूसरी तरफ इसी प्रोसेस को रिकंडल किया था हमारे एरिया के अंदर सूफिया कराम ने, क्योंकि यहाँ जो पहला इस्लाम वो सूफिया कराम के ज़रिए से पहला। सो उन्होंने उस प्रोसेस को मास्टर किया और उसको इफेक्टिव बनाया और उसका हमने इम्पैक्ट देखा। अब हम ये कहते हैं कि एक जनाब प्रोग्राम हमारा हो आगे चल के मास्टर्स में, जिसमें रिसर्च भी हो, वो सीरा पे हो, एक सूफिज़म पे हो, इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी एंड सूफिज़म को हम साथ लेके चल रहे हैं, सीरा एंड लीडरशिप को हम साथ लेके चल रहे हैं। तीसरा हम चाहते हैं एजुकेशन तरबिया में हो। चौथा हम चाहते हैं इस्लामिक गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में हो, क्योंकि जब तक ब्यूरोक्रेसी, पब्लिक गवर्नेंस को नहीं अगर रिफॉर्म किया जाएगा तो कंट्री में चेंज नहीं हो सकता। और जो आखिरी हम चाहते हैं इकोनॉमिक साइड पे, इस्लामिक इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और उस साइड पर हो। तो ये 4-5 एरियाज इंटरवेंशन के अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक अंडरग्रेड प्रोग्राम GCU के साथ एफिलिएशन में, GCU लाहौर के साथ एफिलिएशन में BSc मैनेजमेंट है विद अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन लीडरशिप एंड लेसन्स फ्रॉम सीरा एंड सूफिज़म। ओके, तो उसके माइनर्स जो हैं सीरा एंड सूफिज़म है, लेकिन ये स्टार्ट हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान में डिमांड भी इस चीज़ की है। बट हम चाहते हैं ये स्टूडेंट्स जब हों तो बहुत सारी मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी लेटेस्ट हमने तो तहकीक नहीं की, रिसर्च नहीं की, लेकिन जब हम पढ़ते हैं पीटर ड्रकर को, जिम कॉलिंस को, साइमन सिनेक को, ये जो गुरुज हैं लीडरशिप जी, अब मैं जब क्योंकि थोड़ा सा मैंने मदरसे का पढ़ लिया, इस लिटरेचर का भी एक्सेस है, तो मैं समटाइम्स हैरान रह जाता हूँ कि कितना कुछ उन्होंने अभी आजकल की लास्ट डेकेड और सो इसमें दरियाफ्त कर लिया, जो बेअने ही वही टीचिंग्स थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिखा के गए। मिसाल के तौर पे जो अभी इमोशनल इंटेलिजेंस की बात होती है लीडर की,
नबी करीम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट कोई आदमी दिखा के दिखाया। एक टीनेजर के साथ भी वो अपना एक करिश्मा, एक कनेक्शन बना रहे हैं। बिल्कुल, एक रास्ते चलते हुए उससे पूछना तुम्हारी चिड़िया कहाँ गई, राइट, वो कनेक्शन, पर्सनल कनेक्शन बना रहे हैं। हर एक कोई हज़रत अमर बिन अल-आस इतनी मुखालफत के बाद मुसलमान होते हैं और प्रॉफेट से आके सवाल करते हैं, या रसूलल्लाह आप मुझे बताएं कि आप मुझसे ज़्यादा किसी को चाहते हैं? अरे भाई आपको कहाँ से गुमान हो गया, इतने सालों से तो अभी आप लड़ रहे थे प्रॉफेट से, अब हज़रत अबू बकर से, आयशा से, अली से सबसे ज़्यादा महबूब आप हो जाएंगे, हज़रत फातिमा से। लेकिन उनके जहन में यही आई कि इनका रद्द अमल, इनका मेरे साथ रवैया ऐसा ज़्यादा है कि मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा महबूब मैं हूं। अब इस किस्म का करिश्मा जो है वो आजकल के लीडर में होता है। तो अब ये यूनिवर्सिटी कहाँ तक पहुंची है, और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं आपके, ज़ाहिर है जिस तरह आपने कहा कि आप कराची से ताल्लुक़ है लेकिन अब आप यहाँ आ जाएंगे तो फिर यहाँ पे सर्व करेंगे, और कौन कौन लोग हैं जो ऑन बोर्ड हैं इस यूनिवर्सिटी में इस किस्म के कोर्सेज पढ़ाने के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये चूँकि लीडरशिप है और फिर इसको कनेक्शन करना है हमने, ज़ाहिर है कि हमारे प्रॉफेसर के मॉडल से, तो इसमें हमारे पास वी आर वेरी lucky to have some of the biggest names in the country in management education. So आप पूछेंगे जी लम्ज़ में टॉप नेम्स क्या हैं, तो और पिछले डेकेड में आप सोचेंगे जो एग्जीक्यूटिव एजुकेशन में भी और प्रोफेसरशिप में भी टॉप पे लम्ज़ में हम उनको, हमारी जनरेशन, बल्कि मुझे भी सेमी ओल्डी कहते थे, हम उनको ओल्डीज कहते थे क्योंकि उन्होंने लम्ज़ बनाया है। तो उसमें डॉक्टर जमशेद हसन खान हैं, जो सेकंड एम्प्लॉय थे लम्ज़ के, और लम्ज़ की फॉर्मेशन में, उसके DNA में उनका बड़ा किरदार है, और बाय फार ही वाज द मोस्ट सॉट आफ्टर corporate trainer in the country for the past 2 decades. उन्होंने ज्वाइन किया है। डॉक्टर आरिफ इकबाल राना है, he has written most cases, highest number of cases in Pakistan on business, और फैमिली बिजनेस के माहिर हैं, ऑपरेशंस रिसर्च के माहिर हैं। इस्लामिक स्कूल भी उनका है, इस्लामिक ओरिएंटेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है इनकी। तीसरे हमारे साथ हैं ये फैकल्टी में भी और मैनेजमेंट कमेटी में डॉक्टर आरिफ भट्ट हैं, डॉक्टर अनवर खुर्शीद हैं। सो ये वो लोग हैं। डॉक्टर अनवर खुर्शीद खुद भी बेल लैब्स में काम किया, AT&T में काम किया, फिर यहाँ पे लम्ज़ के डीन रहे स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के, तो बहुत सीजन लोग हैं। फिर सारे जूनियर फैकल्टी भी है, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने बुनियाद लेके चलेंगे। जी, पायनियर्स हैं। आइडियल स्टूडेंट कौन सा है और एडमिशंस का प्रोसेस? आइडियल स्टूडेंट हमारे लिए जाहिर है कि उसकी बुनियादी तौर पे स्कूलिंग एक सर्टन फाउंडेशन की हो, यानी हमें उसको मैथ, इंग्लिश 8th ग्रेड की 9th ग्रेड की ना सिखानी पड़े, उसकी फाउंडेशन हो। क्योंकि हमारे एडवाइजर्स में बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, शेख अब्दुल हकीम मुराद, और ये मैं चाहूँगा उस पर थोड़ा सा एड्रेस करूँ बाद में, लेकिन आपने स्टूडेंट्स का सवाल किया तो उन्होंने भी हमें एडवाइस किया कि जो यूनिवर्सिटी की ट्रैजेक्टरी है ना, कितना वो परफॉर्म करेगी, कितना इम्पैक्ट डालेगी, वो फैकल्टी की क्वालिटी और स्टूडेंट्स की क्वालिटी से डिटर्मिन होती है। तो हमें हाई क्वालिटी स्टूडेंट्स चाहिए। हो सकता है कि वो थोड़े से ज़रा से ऐसे बैकग्राउंड से जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा प्रिविलेज ना हो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ देयर मेरिट दे शुड बी एलीट। सही। और उसमें हम एक्सक्लूसिव एक बैच 50 का लेना चाहते हैं फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। इस दफ़ा थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है, हम शायद इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा परसू ना कर सकें, लेकिन हम चाहते हैं। शुरू हो गया है जी, एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया है, और हमारी वेबसाइट है alqadir.edu.pk, इस पर जाके आप अप्लाई भी कर सकते हैं, और अक्टूबर 1 की डेडलाइन है। फाइनेंशियल एड बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, फीस बहुत मुनासिब रखी गई है। हॉस्टल्स वगैरह की भी फैसिलिटी? जी, हॉस्टल्स ये बहुत बड़ा एरिया है जो भी डेवलप हो रहा है, और बिल्डिंग्स बन रही हैं, लेकिन करंट बिल्डिंग्स में हमने स्टूडेंट्स के खातिर खा रहने की अरेंजमेंट की हुई है। और वहाँ पे हमने ऐसे लोगों को भी रखा है जो उनकी, जैसे ऑक्सफोर्ड रेजिडेंशियल कॉलेज मॉडल होता है, तो इट्स नॉट जस्ट इन ड्यूरिंग द क्लासेस दैट देयर नर्चरिंग इज टेकिंग प्लेस, इट्स आल्सो बिहाइंड द सीन्स। बोर्डिंग का सिलसिला है, और वहाँ पे भी वो उनके मेंटोर्स हैं, उनके साथी हैं जो उनको साथ नर्चर। एडवाइजर्स की बात कर रहे थे इंटरनेशनल। जी, एडवाइजर्स में ये खान साहब ने बड़ा शुरू में एक मैंने थोड़ी सी लिस्ट बनाई थी और कुछ 15 लोगों के नाम सजेस्ट किए थे। खान साहब ने 7-8 नाम पिक किए। बहुत ग्लोबल लेवल के बड़े अजीम लोग हैं। शेख हमजा यूसुफ हैं, जैतूना कॉलेज के डीन भी हैं, फाउंडिंग डीन हैं। मुस्लिम कैम्ब्रिज कॉलेज के डीन हैं शेख अब्दुल हकीम मुराद। ये दोनों कन्वर्ट्स हैं, अच्छा। लेकिन इन्होंने दीन पढ़ के अब ये कहीं आगे लीडरशिप के रोल में, उम्मा के लीडरशिप के रोल में, और अमेजिंग लोग हैं। जब भी मैं इनसे सुनता हूँ, बात करता हूँ, तो बड़ी अमेजिंग फीलिंग आती है। इसके अलावा सैयद हुसैन नसर हैं, जो कि बहुत ही माना हुआ नाम है। ये फिरास अल खतीब हैं, जिन्होंने किताब लिखी इस्लाम द लॉस्ट हिस्ट्री, जिसकी किताब का बड़ा चर्चा पिछले दिनों। जी, उनके शेख हैं शेख अमीन खुलवादिया, जो शिकागो यूनिवर्सिटी के एडवाइज़र हैं इस्लामिक स्टडीज़ के। सो करीम लखानी हैं, जो हार्वर्ड के बड़े आइकॉन हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, डेटा साइंस के। सो ये वो चंद लोकली हमारे पास अहमद जावेद साहब हैं, जो एक बड़ी ज़बरदस्त हस्ती हैं, जिनको फिलॉसफी बड़ा नाम है। रजब शंतुर्क हैं टर्की से। सो ये वो हजरात हैं जो सारे हमारे साथ एडवाइजिंग पोजीशन में हैं, और जब भी मैं उनको कॉल देता हूँ ये फॉरन अवेलेबल होता है। ग्रेट। क्या अच्छा, और ये जो यूनिवर्सिटी है ये बेसिकली गवर्नमेंट पब्लिक यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट है? जी, प्राइवेट है, स्पॉन्सर्स भी प्राइवेट हैं, और ये खान साहब का अपना है इनिशिएटिव। पब्लिक यूनिवर्सिटी में तो थोड़ा सा ये होता है ना कि हुकूमत आई गई तो इनिशिएटिव्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कंटिन्यूटी का एक होता है कि जैसा नमल है या जिस तरह से शौकत खानम है, प्राइवेट इदारे हैं, कंटिन्यूटी है, सिस्टम चलता रहेगा। जी, सिस्टम चलता रहता है। लेकिन वो फीस वाली बात होती है कि फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फीस जो है पब्लिक यूनिवर्सिटी की तरफ से ज़रा कंपैरिजन में महंगी होती है। जी, मैं थोड़ा सा खुद जो कि इस्लामिक फाइनेंस की साइड पर हूँ, तो मैं इस बात का बहुत ज़्यादा
एक बड़ा दाई हूँ कि हमारा जो सिस्टम है ना वो एंडाउमेंट बेस्ड या वक्फ बेस्ड होना चाहिए। सो अगर हम देखते हैं ना कि जब एंडाउमेंट्स हमारे पास थी तो हमारी ट्रैजेक्टरी यूं करके थी। जब गोरों के पास हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड में एंडाउमेंट आ गई तो उनकी ट्रैजेक्टरी यूं करके। हमारी ट्रैजेक्टरी जब ब्रिटिश हमारी एंडाउमेंट्स को डिसमेंटल करके सारे पैसे अपने पास ले गए तो हम नोज डाइव कर गए। लेकिन जब तक हम इसको रिवाइव नहीं करेंगे तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल अल अज़हर की बात की प्राइम मिनिस्टर ने, तो वहाँ पे जो था ना वहाँ पे एंडाउमेंट के ज़रिए से सारी फैकल्टी की सैलरी पे होती थी। सही है। सारे स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड मिलता था और कारी हजरात को अलग मिलता था, स्टूडेंट्स को अलग मिलता था, स्टाफ को अलग मिलता था। तो फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट है ना, मतलब उनका इससे वास्ता नहीं है कि स्टूडेंट जो है वो फीस दे रहा है या नहीं दे रहा है, या प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है नहीं हो रही है। और स्टूडेंट भी अगर लेना चाहे एडमिशन और पैसे ना हो तो वो भी आ सकता है अगर मेरिट पे। हम कहते हैं नीड ब्लाइंड है, जिसका मतलब है मेरिट उसका है तो उसको मना नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, ऑल द बेस्ट। बड़ा एक अहम प्रोजेक्ट आप लीड करने लगे हैं, कौम की बुनियाद आप रखे हैं सूफीइज्म में। ऑल द बेस्ट, दुआएं आपकी आपके साथ है सारी। विजिट करेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि यूनिवर्सिटी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। हम एक मरतबा वादी लीपा की तरफ जा रहे थे, कश्मीर की तरफ, तो रास्ते में हमने देखा कि आज से 1.5 साल पहले इसका स्ट्रक्चर तकरीबन मुकम्मल हो चुका हुआ था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक जी, सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब जरा आपको एक क्लिप दिखाते हैं, चार्ज अप हुए क्योंकि हम सब बेबी शार्क है ना, तो जरा बेबी शार्क वाला क्लिप सुनाते हैं, फिर बात करते हैं उस पर। हम जब अपनी माँ की गोद में होते थे ना, हमें कलमा मिलता था सुनने को, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा काका ला इलाहा इल्लल्लाह। आज के बच्चे को फोन दे देती है माँ हाथ में और उस पे लगा दो बेबी शक डू 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 डू, बेबी शक डू 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 डू, बेबी शक डैडी शक। जी, बेबी शार्क डू 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 और डैडी शार्क डू 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 डू। इनका मुकाबला है ला इलाहा इल्लल्लाह से। हाँ, ये अब्रारुल हक साहब का मकसद था। बिल्कुल। और अब इस बयान का मकसद क्या था, इस स्टेटमेंट को लोगों ने किस तरह इंटरप्रेट किया और किस तरह मिस इंटरप्रेट किया और इसका मतलब क्या समझ में आता है। हमारे साथ दानिश्वर है प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सोशल मीडिया पे आप इनके क्लिप्स सुनते रहते हैं, मुख्तलिफ सोसाइटल इशूज़ पे ये बात करते रहते हैं। इनके साथ हमें ज्वाइन करी है पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा हैं जरनिश खान साहिबा, और ये भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, इनके मकबूल और मारूफ ड्रामे आपने देखे हैं, इनकी एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त है, दोनों अपनी अपनी फील्ड में टॉप पर पहुंच चुके हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप दोनों का। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं कि आपको इस बयान का क्या मतलब समझ में आया, और क्या जो लोगों ने समझा अब्रारुल हक साहब वही कहना चाह रहे थे या उन लोगों ने कुछ और समझ लिया? देखिए, ये बहुत मुश्किल है कि एक फिक्रे की बुनियाद पर हम ये फैसला कर सकें कि इसका क्या मतलब था, क्योंकि जब एक महफिल के अंदर कोई बंदा बात कर रहा होता है तो वो किसी कॉन्टेक्स्ट के साथ बात होती है, तो पूरी एक तकरीब का एक कॉन्टेक्स्ट होगा। और फिर चूंकि उनका ताल्लुक एक शो बिजनेस से है, वो खुद गुलकार भी हैं, तो वो उन्होंने अपने उस रंग को, उस फ्लेवर को उसमें डाल के इस बात को का जिक्र किया। जो मुझे उससे समझ आई, मेरे ख्याल में वो ये कहना चाहते थे कि हमें अपने बच्चों की तरबियत के सिलसिले में जो हमारी अपनी तहजीब, हमारा अपना तमद्दुन और जो हमारे ख़ानदान का अपनी रवायात हैं, उनके साथ हमें ज़्यादा अटैच होना चाहिए बनिस्बत ये कि जब हम किसी वेस्टर्न वे ऑफ पेरेंटिंग या ट्रेनिंग को अडॉप्ट करते हैं। तो मुझे तो अगर मैं बहुत पॉजिटिव होकर सोचूं तो उसका ये मतलब समझ में आया है। और अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें तो ये बात दुरुस्त भी है। देखिए, बात सुने, एक ऐप बनती है ना अमेरिका के लिए, तो हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं, हम ये बात भूल जाते हैं कि उस ऐप के पीछे हम असल में वहां की पूरी तहजीब को भी डाउनलोड कर रहे होते हैं, और हम जो है वो उस तहजीब के हिसाब से हम ट्यून नहीं हुए होते, हमारी फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच नहीं कर रही होती। इसलिए मेरे ख्याल में इस बात का कि ये गलत थी या सही थी, इसको हम बीट करें बार बार इस बात को। इससे ज्यादा अहम बात यह है कि इसका नतीजा मैंने ये निकाला है कि जो टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में मोबाइल की शक्ल में मौजूद है और जो बच्चों से हम अवॉइड नहीं कर सकते, उस पर हमारे दानिश्वर, हमारे IT के एक्सपर्ट बैठकर इस तरह के एप्स बनाएं, इस तरह की राइम्स बनाएं, इस तरह के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाएं जो हमारी तहजीब, हमारी रवायत, हमारे कल्चर और हमारे अपने मजहब के साथ मैच करें। क्या बात है। जरनिश साहिबा, आपकी तरफ आते हैं और अब आप बताइए कि आपने इस चीज़ का क्या मतलब समझा और जो दुनिया कह रही है वो क्या है?
अस्सलाम वालेकुम सबको सबसे पहले, और आई कम्प्लीटली अग्री विद हिम जितनी भी बातें उन्होंने कही हैं। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग कि जब भी आप किसी भी लाइव सेशन में या किसी कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी चैनल पर कोई भी बात कर रहे होते हैं, लोग स्टेटमेंट्स कट आउट कर लेते हैं। तो कोई कॉन्टेक्स्ट होता है जिसमें बात हो रही होती है, तो सबसे पहले तो उसको देख लेना चाहिए। हैविंग सेड दैट, आई बिलीव इट वाज अ वेरी जेनेरिक स्टेटमेंट। इसमें कोई सर्टनली किसी को बैश करने की कोशिश नहीं की गई मेरे हिसाब से। एक जेनेरिक स्टेटमेंट है और सही भी है, ऐसा ही है। मैं अगर अपने बचपन के बारे में भी सोचूं तो वो अल्लाह करके चलाते थे, बड़ी अच्छी नींद आती थी। ऐसे ही था। तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। आजकल के बच्चे भी बड़े ट्रिकी पैदा हो गए हैं, सच्ची जौन सी बात है। तो वो काबू नहीं आते और माओ को करनी पड़ती है हर तरह की चीज़ उनको किसी तरीके से कि सो जाएंगे। तो इट्स अ वेरी जेनेरिक स्टेटमेंट, और मैंने अपने इस पे ट्वीट भी यही किया था और अपने इंस्टाग्राम पे भी यही पोस्ट लगाई थी कि मुझे लगता है पर्सनली कि अननेसेसरी बैशिंग इज़ अ मेंटल वायलेंस। क्यों? एक जेनेरिक स्टेटमेंट है, उसका राइट एंड रॉन्ग कुरेद के फिर उसको नेगेटिव एंगल दे के फिर उसको परस्यू करना, आई डोंट थिंक इट मेक सेंस। हर दौर में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। अच्छी चीज़ों को कोशिश करनी चाहिए कि वो लेगेसी आप कंटिन्यू करें, लेकिन अगर आप नहीं भी करना चाहते तो दैट्स ओके, बट उस पे क्वेश्चन मार्क्स खड़े कर देना मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, मिसाल के तौर पर ये कहा गया, मिसाल के तौर पर ये कहा गया कि जी ला इलाहा इल्लल्लाह से जो है वो बिल्लो नच पंजाबन और बिल्लो तक का सफर आपने कैसे तय कर लिया? तो ये पर्सनल अटैक्स भी होना शुरू हो गए। हाँ, अनकॉल्ड फॉर था। मतलब आप एक स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट ले लें, इसी तरह एक और स्टेटमेंट भी है, आप इस पे भी सोचिए, फिर आपसे इसका जवाब लेते हैं कि यासिर हुसैन साहब ने कहा कि नेवर जज अ मदर, कि वो किस तरह अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग करे, किसी माँ को जज नहीं करें आप। तो ये भी उन्होंने बात की। डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी इसकी तरफ आएंगे। प्रोफेसर अदनान महमूद साहब हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। में तो बहुत बड़ा हाथ है। माँ चाहती है कि मेरा बच्चा किसी तरह बहल जाए, और वो जाहिर है उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, उसको घर भी देखना है, और एक छोटा सा बच्चा जो शौहर की शक्ल में वो पाल रही होती हैं उसको भी देखना है, और वो एक बच्चा जो रो रहा है उसको भी देखना है। तो माँ पर ये ब्लेम करना कि वो डूडू सिखाती हैं, एक माशरा माहौल आप क्या दे रहे हैं? आपने जो गाने सिखाए हैं अदनान साहब, क्या ये मतलब वो ये आपने जो डांस का दिया है वो उसमें आपका कितना हाथ है? तो क्या हम ये कह सकते हैं, अदनान साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? होती हैं। अदनान साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। क्या हम ये कह सकते हैं क्योंकि तुम बुरे आदमी हो, तुमने एक बुरी हरकत की है, तो अब तुम कोई अच्छी बात भी ना करो? नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं। देखिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि तुमने चूंकि बिल्लो और नच पंजाबन गाया है तो आज तुम ला इलाहा इल्लल्लाह की बात ना करो? एक ब्लेम नहीं देना चाहिए, ब्लेम किसी को भी नहीं देना चाहिए। देखिए हम पूरे माशरे का हिस्सा है। हाँ, एक आदमी हम सब कसूरवार होते हैं। सही, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपकी तरफ जाएंगे कि ये जो हमने पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिया कि जी क्योंकि तुम नच पंजाबन कहते हो तो इसीलिए तुम्हें जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बात ज़ेब भी नहीं देती और तुम्हें करनी भी नहीं चाहिए। यही चीज़ इमरान खान साहब पे भी बड़ी वैलिड आती है, जब वो या उनकी बेगम या कोई भी ऐसा कोई बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो उनकी पुरानी तस्वीरें जिसमें खवातीन के साथ वो खड़े हैं या जो भी है वो सारी वायरल कर देते हैं, और वो तो खैर एक सियासत भी उसमें आती है, लेकिन ये चीज़ हमारे अंदर आ गई है कि हम किसी की अच्छी बात करते बर्दाश्त नहीं करते उसको। देखिए मेरी तो समझ इस बारे में ये है कि दुनिया में सिर्फ नबी की ज़ात ऐसी है जिनका कौल और फेल दोनों काबिल अमल हैं और फ़र्ज़ हैं हम पर अमल करना। इसके अलावा हम सारे जो दुनिया के लोग रहने वाले हैं, हमारा कौल तो काबिल अमल हो सकता है हमारा फेल काबिल अमल ना हो। तो लिहाजा इसके लिए एक सोच की बालिदगी, एक मैच्योरिटी चाहिए। तो मेरा ज़ाती ये ख्याल ये है अवैस और शिफा कि ये बात कि किसी ने क्या कही, किसी ने क्यों कही, मेरा ख्याल है हमें इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि इन हालात के अंदर हमें क्या करना है। देखिए मैं पूरे इज्तिमा का जिम्मेदार नहीं हूँ, इबरारुल हक ने क्या किया इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने कॉल और फेल का बहुत जिम्मेदार हूँ। तो लिहाजा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो मोबाइल फोन है इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इस टेक्नोलॉजी को। और ये टेक्नोलॉजी एक बहुत जबरदस्त किस्म की लैंडमार्क अचीवमेंट है साइंस की, जिसके जरिए आप कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन को बहुत जबरदस्त तरीके से हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता इसके साइड इफेक्ट के तौर पर यह हुआ है
कि हमने इसको एंटरटेनमेंट के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दूसरा एक प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमारे आप बच्चे को मोटरसाइकिल लेके देते हैं तो वालिदैन की जिम्मेदारी है कि आप इंश्योर करें कि उसको मोटरसाइकिल चलाना आता हो, उसको सड़क के कवानीन का पता हो, उसको हेलमेट। जब आप उसको मोबाइल लेके दे रहे हैं तो ये मोटरसाइकिल से भी ज्यादा खतरनाक हादसे का बाइस बन सकता है। इसकी वजह से पूरे तो वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि वालिदैन जब बच्चे को मोबाइल लेके देते हैं तो उसके साथ एक पूरी डिसिप्लिन और एक तरबियत भी दे। मसलन मैं आपको 1 मिनट के अंदर इसकी गाइडलाइन बता सकता हूं। घर के अंदर एक पूरा डॉक्यूमेंटेड डिसिप्लिन हो कि इतने बजे से इतने बजे तक इस उम्र का बच्चा मोबाइल यूज कर सकता है, और उस डिसिप्लिन के, और रात को खाने के ऊपर सब लोग मोबाइल को कहीं टोकरी में रख के खाने की दस्तरखान पर बैठे, बिल्कुल ऐसा ही है। और रात को ये होगा। और फिर उसको रोल मॉडल करने के लिए वालिदैन खुद अमल करें। मेरे पास बहुत सारे लोग, मैं बात खत्म करता हूं अभी, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, जी मेरा बच्चा जो है वो मोबाइल से खेलता रहता है और खुद उनके हाथ में 2 मोबाइल पकड़े होते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही है। हाँ, तो बच्चे देख के भी काम करते हैं, जो भी करते हैं वो सुन के उतना शायद अमल ना करते हो। जी जरनेश, ये जो बात डॉक्टर साहब ने की कि हम वो तरबियत कर नहीं सके अपने बच्चों की और फिर हम पर्सनल एतराज़ात करना शुरू कर देते हैं, इस पर भी कमेंट कीजिएगा और ये भी बताइएगा और वो कि जो स्टेटमेंट है कि जी हम किसी भी माँ पर तनकीद नहीं कर सकते, ये भी बड़ी एक वैलिड स्टेटमेंट आती है ना। माँ चाहे जैसे भी तरबियत करे, तो फिर जब जैसे भी तरबियत करेगी तो माशरे में जैसा भी होगा फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? आपने एग्जैक्टली मेरे मुंह की बात छीन ली है, और जो उन्होंने कहा प्रोफेसर साहब ने, वो एग्जैक्टली व्हाट आई हैड इन माइंड एंड आई वांटेड टू से द एग्जैक्ट सेम थिंग्स। प्रॉब्लम यही है आजकल के माशरे में, प्रॉब्लम ये है कि हमारी कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। देखिए टेक्नोलॉजी है, वी ऑल एग्री, ये ऐसा हिस्सा बन चुकी है हमारी ज़िंदगी का कि हम इसको निकाल के बाहर नहीं कर सकते। हाउएवर उसको किस तरीके से यूज़ करना है, उसका पॉजिटिव यूज़ हो सकता है, उसमें आप उसको नेगेटिवली यूज़ कर सकते हैं, या आप उसमें एक टाइम बाउंड लगा सकते हैं कि नहीं भाई ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आपको बच्चे को भी एंटरटेन रखने के लिए यू नीड टू प्रोवाइड देम विद ऑल द थिंग्स जो वो अपने फ्रेंड्स के साथ और स्कूल मेट्स के साथ देखते हैं, दैट्स ऑल राइट, लेकिन उसमें कुछ तरबियत आपकी भी है। आजकल मुझे ऐसे लगता है, एंड आई एम नॉट बैशिंग मदर्स, माएँ बड़ी मुश्किल से औलाद को पालती हैं और बड़ी एफर्ट जाती है, आई एग्री, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक माँ ही अपने बच्चे की कंप्लेन लेके कि ये बहुत मीठा खाता है, ऐसे मना करे, तो उन्होंने कहा कल लेकर आना। तो कल आया तो उन्होंने कहा कि बेटे मीठा नहीं खाओ, बुरी बात है, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। तो माँ ने पूछा कि आपने यही बात करनी थी तो आप कल कह देते। उन्होंने कहा कल मैं खुद मीठा खा रहा था। तो यही तो बात है, जो बच्चा देखता है वो वही करेगा। हम ये उसके अंदर चीज़ें फीड कर रहे हैं, फिर बड़े होके ना सडनली हम उसको क्वेश्चन करने लग जाते हैं, ये ऐसा कैसे निकल आया, उफ अल्लाह इसकी तो तरबियत ठीक नहीं थी। ये आपने दी ये चीज़ें उसे, ये वो आपसे देखकर सीखकर कर रहा है। जो आप बोलेंगे वही काटेंगे। लाउडर देन वर्ड्स, व्हाट यू से विद वर्ड्स डज नॉट काउंट, व्हाट यू डू एंड यू नो व्हाट किड्स सी ग्रोइंग अप, दैट्स व्हाट दे पिक अप ऑन। तो और रही बात स्टेटमेंट्स की, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई अगेन, मैंने अपनी स्टेटमेंट में भी किसी का नाम नहीं लिया, और दैट्स नॉट माई वे टू गो अराउंड थिंग्स। ठीक है, उनका अपना ओपिनियन होगा, जो भी सोच के होगा, लेकिन जस्ट बिकॉज एक बंदा, ठीक है, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं मानती हूँ कि मैं एक रिलीजियस इंसान हूँ, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि मैं कोई 5 वक्त की नमाजी नहीं हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें अच्छी करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि मेरे में हज़ारों चीज़ें बुरी हैं। लेकिन क्या मैं कोशिश ही छोड़ दूँ एक अच्छा इंसान बनने की? ये क्या बात हुई यार। अच्छी बात करना हमारा हक है, बल्कि फ़र्ज़ है। अच्छी बात करें, अच्छी बात बढ़ाएं। उस पे ही अगर आप लोग इनकार शुरू कर देंगे, तो एक छोटी सी चीज़ पे मैं लोगों का जो ध्यान लेकर आना चाहूँगी, वो ये है कि लोग कहते हैं जी ये माशरा ख़राब इतना क्यों हो गया है, फ़लानी चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, आजकल बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। हर चीज़ की बुनियादी वजह होती है, आप माने या ना माने, हर चीज़ की कोई बुनियादी वजह होती है। मैं ये नहीं कह रही कि ये है, आई एम जस्ट सेइंग कि कहीं ना कहीं से बात शुरू होती है, इसलिए अच्छी बात करना, बुरी चीज़ रोकना हमारा फ़र्ज़ है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो सोचे माशरा कहाँ जाएगा, माशरा कहाँ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोफेसर साहब आपकी तरफ आते हैं, हमारे साथ एक कॉलर है, फवाद अहमद है वाशिंगटन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फवाद साहब क्या कहना चाहेंगे बेबी शार्क और कलमे के हवाले से? I would say a couple of things. यहाँ रात सुबह के almost 3 बजने वाला, but I was watching your show, it's very interesting and job well done, especially आपको जब segment था जो बहन भाई थे वो जो कर रहे थे खाने के ऊपर. Thank you. It was really incredible and hats off. I really enjoyed it.
Going back to this point, again, the underlying issue, in my opinion, is that again the thing was taken out of context. You got to listen to the whole thing, and in my humble opinion, ये बात है education की. हम लोग जो experts बन के and unfortunately on Twitter and Instagram and all these places हम लोग चीजें लिखना शुरू कर देते हैं जबकि हमको पता नहीं होता. We are not experts in this, but the issue is because we unfortunately have hatred about that person, about that party, about that individual, and we just have हमें कुछ ना कुछ करना होता है उस बंदे को या उस बंदी को बुरा दिखाने के लिए. और जो भी हमें करना पड़े, whatever we have to do, we will go out of our way. And I will not call this illiteracy. I will call this functional illiteracy. Functional illiteracy, very important term, interesting term that you've used. Thank you Fawad साहब, thank you. बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपने कॉल की. क्या हम जजमेंटल हो गए वैसे? हाँ, सिर्फ मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारे मतलब जो मुझे इब्रार साहब की स्टेटमेंट से समझ में आई वो ये कहना चाह रहे थे कि हमारे पेरेंट्स एक ज़माने में जितना बच्चों की तरबियत में या तालीम में इन्वॉल्व होते थे और जितना उसको टाइम देते थे उतनी इन्वॉल्वमेंट शायद आजकल पेरेंट्स में नज़र नहीं आती. तो इस पे कौन है जो एतराज करेगा? अगर नहीं आती तो वो बेसिकली ये कह रहे थे कि मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है और इतनी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए. पेरेंट्स की बच्चों की जिंदगी में इन्वॉल्वमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, जब किसी को अल्लाह औलाद देता है तो उसके तो पूरी जिंदगी की प्रायोरिटी में टॉप प्रायोरिटी उसकी औलाद की तरबियत बनती है. अगर अल्लाह ने आपको एक तोहफा दिया है जो कि अशरफुल मखलूकात है और जिसकी बुनियाद पर इंसानियत ने फ्यूचर के अंदर ग्रो करना है और वो आपकी गोद में अल्लाह पाक ने डाल दिया है, तो सबसे टॉप प्रायोरिटी तो वालिदैन की बच्चों की तरबियत ही है. लेकिन ये बात हम बहुत दफा आपके प्रोग्राम में भी डिस्कस कर चुके हैं कि वालिदैन को ये गलत फहमी है कि बच्चों के लिए आसानी प्रोवाइड करना और उनके लिए सहूलत की चीजें बकसरत प्रोवाइड करने का नाम बच्चों की केयर और लाड है. लिहाजा माँ और बाप के जहन में ये है कि अगर मैं इसको एयर कंडीशनर लगवा के दे देता हूं, अगर इसके लिए अलग गाड़ी आ जाती है, अगर इसके हाथ में मोबाइल फोन है, अगर इसको ब्रांडेड कपड़े मिल रहे हैं, इसको मैं हॉलीडेज पे साल में एक दफा मुल्क से बाहर ले जाता हूं, तो ये सारा कुछ मैं इसी के लिए कर रहा हूं. ये वो गलत फहमी है जिसको दूर करने की जरूरत है. अगर आप बच्चों की साइकोलॉजी को गौर करें तो बच्चे को चीजें पसंद नहीं, बड़े होकर वो चीजें पसंद करना शुरू कर देता है. बच्चे को इंसान, जीते जागते इंसान पसंद है. ये बात ऑब्जर्व की गई है कि आप बच्चे को एक खिलौना दें और उसकी माँ साथ बैठी हो तो बच्चा उस खिलौने से खेलेगा. अगर उसकी माँ उठ के चली जाए तो बच्चा उस खिलौने को फेंक देगा. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको ये लगना शुरू हो जाता है कि मुझे इस खिलौने पर ही गुजारा करना पड़ेगा क्योंकि मेरी माँ के पास तो टाइम नहीं है. लिहाजा फिजिकल इन्वॉल्वमेंट इन बच्चों की सारी एक्टिविटीज के अंदर ये माँ की टॉप प्रायोरिटी है. मेरा बहू और बेटा है और मैं उनको कहता हूं कि अल्लाह जब तुम्हें औलाद दे, दोनों काम करते हैं, तो मैंने कहा कि आप प्लान करें कि आप में से एक ब्रेक लें. आप अपने बच्चे को आउटसोर्स नहीं कर सकते उसकी ट्रेनिंग, कि बच्चे की ट्रेनिंग को आया पे आउटसोर्स कर दें, उसकी तालीम को महंगे स्कूलों में आउटसोर्स कर दें और उसकी लेजर टाइम के लिए उसको ये अब्बू जी ले दें जिसका नाम मोबाइल. तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जिस वक्त वालिदैन अल्लाह उनको औलाद दे तो उस औलाद के लिए दोनों मियाँ बीवी बैठकर, और अगर वो इकट्ठे खानदान में हैं तो दादा दादी नाना नानी सबको इस करके बाकायदा एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाएं कि हमारे घर में ये जो बच्चा अल्लाह पाक ने दिया है इसके साथ मैंने करना क्या है. बिल्कुल सही है. फाइनल कमेंट जरनेश आपका कि ये जो आउटसोर्सिंग हो गई है इसके हवाले से क्या होना चाहिए और वाकई आपको भी लगता है ऐसा ही है? सबसे मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करनी चाहूँगी उनकी बात कि बच्चों की तरबियत क्या और कैसे होनी चाहिए. ये बहुत बड़ी डिबेट है, ये बहुत बड़ी डिबेट है. ये चंद अल्फाज में हम इसको कोई अंजाम नहीं दे सकते. क्यों? क्योंकि लोगों के बैकग्राउंड्स डिफरेंट हैं, उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं. बड़ी सारी माएँ हैं जो चाहती हैं कि मैं अपने बच्चे के साथ बहुत वक्त स्पेंड करूं, मैं ज़ाहिर है उसको पर्सनल लेवल पे तरबियत दूं, लेकिन उनके पास ससुराली मसले हैं, कभी उनके पास फाइनेंशियल इश्यूज इतने हैं, दे हैव टू गो आउट एंड वर्क, तो ज़ाहिर है कोई ना कोई और टेक केयर करे. फिर और बड़ी बाहर से बच्चा बड़ा इन्फ्लुएंस्ड होता है, कभी रिश्तेदारों से, कभी अपने फ्रेंड से. तो तरबियत क्या और कैसे करनी चाहिए वो अपने अपने हालात पर डिपेंड करता है. इस पूरे टॉपिक के हवाले से इन दी एंड मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी,
और सिर्फ ये शाक डूडू इसको मद्देनजर रखते हुए नहीं, एक जेनेरिकली हर मामले को मद्देनजर रखते हुए कि देखिए अगर क्रिटिसिज्म करना भी है तो फेयर क्रिटिसिज्म करें और सेंसिबल क्रिटिसिज्म करें। जस्ट बिकॉज हम डिजिटल एज में जी रहे हैं एंड वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसका मिसयूज़ इस हद तक ना कर दें कि यू नो आप ये समझ नहीं रहे हैं कि बड़े सारे डिफरेंट माइंडसेट्स वहाँ बैठे हुए जो बड़े सारी चीज़ों एंगल्स से सोच रहे हैं आपकी बात को और बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी पे। तो बी वेरी 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 रिस्पॉन्सिबल अबाउट व्हाट यू आर सेइंग और इतनी सी अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर लेकर आए कि हर बात में नुक्ता चीनी तनकीद ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें जनरली की जाती हैं और अगर वो हमारे रिलीजन से रिलेटेड है तो खुदारा उसके बारे में तो कोई गलत बात ना ही किया करें, अपने अंदर थोड़ा पेशेंस लेकर आए। क्या बात है, वाकई जी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर जावेद साहब, आपका वक्त दिया आपने और जरनेश आपका भी, आपने वाकई बहुत सारी ऐसी बातें की जो सोचने पर मजबूर करेंगी हमें भी और बाकी देखने वालों को। लेकिन टेक होम मैसेज वही था वैसे कि अच्छी बात करें, अगर वो भी नहीं करेंगे तो फिर मुआशरा किधर जाएगा और ब्लेम फिर कल को किसको करेंगे। बिल्कुल, तो ये तो जी मामला हमने जो है वो बेबी शार्क का तो निपटा दिया, लेकिन जाते जाते प्रोग्राम का आखिरी मिनट है, भूख लगना शुरू हो गई है मुझे, तो वो जो कराची की फूड स्ट्रीट है वो मुझे याद आ जाती है जब भी भूख लगती है मुझे, और कराची की फूड स्ट्रीट को हम सब जानते हैं कि क्या क्या कमाल खाने आपको लेकर जाते हैं, दिखा देते हैं, चलें। बंदरगाह के करीब तर ये पुररौनक इलाका खारादर, दिन हो या रात यहाँ रौनकें लगी रहती हैं। इसी सबब शहर के दीगर इलाकों से भी लोग खाने पीने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। लॉकडाउन में यहाँ खाने पीने की दुकानें जल्द बंद हो जाती थी, लेकिन लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो यहाँ की रौनकें लौट आई हैं। लोगों का कहना है कि अब फिर से ज़िंदगी लौट आई है। जी आप लॉकडाउन में देख सकते हैं, लॉकडाउन जब लगा हुआ था कराची में तो इस गली में इतनी रौनक वाली गली थी, 24 घंटे प्रेस वगैरह होती थी तो बिल्कुल सन्नाटा हो गया था। अब अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा बेहतर हुआ है कि लॉकडाउन से कि अब थोड़ी रौनक फिर बहाल होना शुरू हो गई, चीज़ बेहतर है। लॉकडाउन में तो यहाँ बहुत हालात ख़राब थे, गली की हालत ख़राब, रौनक ख़त्म हो गई थी। अब थोड़ा रौनक स्टार्ट हुई है, देखें लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, लेकिन अल्लाह मालिक है, इलाका कारोबार स्टार्ट हुआ है अभी हमारा यहाँ, देखें अल्लाह खैर करेगा। खारादर के मशहूर बाकड़ा होटल की दाल और चिकन लच्छा लोग बहुत पसंद करते हैं। एक ज़माने में बंदरगाह के करीब आबाद इस इलाके में जहाज़ों पर आने वाले गैर मुल्की भी यहाँ खाना खाने आते थे और गली कूचों में बैठकर वक्त गुजारते थे। कैमरामैन अब्दुल सबूर के साथ आसिम भट्टी, हम न्यूज़, कराची। क्या बात है, आप प्रोग्राम खत्म कीजिए या जो भी करना है कीजिए, मैं जा रहा हूँ। ठीक है नाजरीन, तो अब आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए, अच्छे अच्छे खाने बनाइए और हमें भिजवाइए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।